मैं अगर बोलूँ कि डिफाइन फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन में ही ना फ्रैक्शन का पूरा चैप्टर छिपा होता है। ये जो लोग कर चुके हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आता होगा ये बात ना। फ्रैक्शन का डेफिनेशन होता है पार्ट ऑफ ए होल। ठीक है, तो जब फ्रैक्शन बोला ये पार्ट ऑफ ए होल का मतलब क्या होता है कि अगर एक कोई भी क्वांटिटी जिसको आप 4, 2, 6, 2, 8, इधर एक और डाल दिया 9 हो गया, इधर से 10 हो गया, ठीक है। तो किसी एक ओरिजिनल किसी होल को जो ना तुम 10 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो एक पार्ट को क्या बोलोगे? 1/10। तो जब मैंने तुमको बोला 1/10, तो इसका मतलब हुआ ये पार्ट ऑफ ए होल। तो पार्ट ऑफ ए होल का मतलब ये हुआ कि किसी भी फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है ना, वो क्या होता है? पार्ट। और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारा होता है होल। ठीक है, ये समझ आता है सबको डेफिनेशन कि फ्रैक्शन इज इक्वल बेसिकली पार्ट, नथिंग बट पार्ट ऑफ ए होल। तो जब भी तुम किसी भी तरह का क्वेश्चन फ्रैक्शन में सॉल्व करोगे, तो हमेशा तुम्हारे सामने एक ही चीज़ बार बार आएगी, पार्ट एंड होल, पार्ट एंड होल, पार्ट एंड होल। इसके अलावा तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है। अब जैसे अगर मैं बोलूँ तुमको, सपोज करो हमने ना एक पिज़्ज़ा परचेज किया, ठीक है। उस पिज़्ज़ा को हमने क्या किया, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो मैंने बोला कि एक पार्ट का जो वैल्यू होगा 1/5, 1/5, 1/5 और 1/5, ठीक है, क्योंकि 5 पार्ट बने। तो हमेशा हमें ध्यान क्या रखना है कि अगर किसी भी ओरिजिनल नंबर के या किसी क्वांटिटी के या किसी मतलब कोई भी फूड फूड प्रोडक्ट है, कुछ भी हो, एनीथिंग, इट कुड बी एनीथिंग, तो उसके जब आप 5 पार्ट कर रहे हो तो बेस में 5 इसीलिए आ रहा है। तो अब अगर मैं तुमको बोलूँ कि टोटल जो पिज़्ज़ा का वेट है वो तुम्हारा है 750 ग्राम, और इसको तुमने क्या करा, 5 पार्ट में डिवाइड करके एक एक इंडिविजुअल को दे दिया, इसको ए, बी, सी, डी, ई, 5 लोगों को दे दिया। अब अगर मैं पूछूं कि ईच इंडिविजुअल को कितना मिलने वाला है, कितना क्वांटिटी ऑफ द होल मिलेगा, तो तुम क्या बोलोगे? 1/5 ऑफ 750 ग्राम, और वो होता है 150 ग्राम, पार्ट ऑफ ए होल हो गया। दूसरा, अगर मैं बोलूँ कि 3 लोगों को कितना मिलेगा, तो तुम ये कर सकते हो या तो कि 3/5 ऑफ 750 ग्राम, तो 5 से करोगे तो 150 इंटू 3 इज इक्वल टू 450 ग्राम, ये कर सकते हो। या फिर जब तुम एक पार्ट का वैल्यू तुम एक ही बार निकाल लो 150 ग्राम अगर, तो फिर तुम टोटल में से कितना भी अगर तुम्हें पार्ट ऑफ होल पूछा होगा ना, तो तुम उसको बड़े आराम से ये बता सकते हो कि उसका वेट कितना होगा। ठीक है, एक तो हो गया ये प्रॉब्लम। अगर मैं इसी प्रॉब्लम को यहाँ से रिवर्स कर दूं, कि अगर मैं बोलूँ कि एक पिज़्ज़ा को तुमने 7 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये हो गया 4, 6 और ये 7, तो हर एक पार्ट का वैल्यू जो होगा वो 1/7, 1/7 करके होगा, है ना। अब अगर कोई तुमको पूछे कि जब इसमें से 3 पार्ट मैंने निकाल के दिए, जब 3/7 निकाल के दिया, और जब मैंने उन तीनों पार्ट का वैल्यू का वेट किया, तो मुझे पता चला कि वो आपका जो है वो 321 ग्राम है। ठीक है, तो होल पिज़्ज़ा का वेट कितना होगा? मतलब मुझे पता चला कि मैंने 3 पार्ट का वो किया, कि मुझे गिवन है कि 3/7 पार्ट में से जब मैंने उन पीसीस का वेट किया तो वो 321 ग्राम बनता है। तो मुझे बताना है कि इस पूरे पिज़्ज़ा का वेट कितना होगा। तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पार्ट ऑफ ए होल मतलब 7 में से 3 पार्ट है, उसका वेट है 321 ग्राम। तो मैंने बोला कि 3 का अगर 321 है तो 1 का कितना होगा? 321/3, 107 ग्राम। ठीक है,
अगर पूरे होल पिज्जा का निकालना है तुमको 7/7, तो ये कितना होगा 107 इंटू 7 हो जाएगा तुम्हारा 749 ग्राम का आपके पास जो है वो होल पिज्जा होगा। क्लियर है ये सबको? तो तुमको ना किसी भी तरह से अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो घूम फिर के सारी बात क्या आ रही है निकल के, पार्ट ऑफ ए होल, पार्ट ऑफ ए होल। तो इसमें क्या होता है, तुमको जितने भी पार्ट गिवन है उसको सिंप्लीफाई करके एक पार्ट निकालो और फिर टोटल का होल का निकाल दो। यहाँ क्या है, यहाँ तुमको होल का वेट गिवन होता है तो तुमको पार्ट निकालना होता है, उस तरह से तुम पार्ट निकाल देते हो। अब जैसे ये जो दो फ्रैक्शन है मैंने यहाँ पर इस तरह से बताया और यहाँ 3/7 के उससे बताया। अगर इसी फ्रैक्शन को मैं किसी भी चैप्टर में लगा लेता हूँ, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 3/7 ऑफ वर्क, अगर मैं सपोज करो 21 डेज में कंप्लीट करता हूँ, तो कंप्लीट वर्क कितने दिन में पूरा होगा? तो आप ये बोलोगे ना 3/7 मतलब कि अगर पूरे वर्क में 7 पार्ट होंगे, 7 में से 3 पूरे करने के लिए अगर 21 डेज लग रहा है, तो एक पूरा करने के लिए कितना लगता है 21/3 इज इक्वल टू 7 डेज। और पूरे 7 पार्ट करने के लिए कितना लगेगा 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 49 डेज। इसी चैप्टर को अगर मैं तुम्हारा जो है वो मतलब इसी कंसेप्ट को फ्रैक्शन वाले को, ये हो गया तुम्हारा टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट, इसी को अगर मैं तुम्हारा THD में लगा दूं, तो अगर मैं तुमको बोलूँ 3/7 ऑफ डिस्टेंस अगर मैं कवर करता हूँ 36 मिनट्स में, तो पूरा डिस्टेंस कितने में कवर करूंगा? तो फिर वही बात आएगी कि टोटल अगर होल डिस्टेंस अगर 7 के मल्टीपल में है और ये अगर 3 गिवन है, 3 आउट ऑफ 7 है, तो 1/7 का वैल्यू कितना होगा 36/3, 12 मिनट्स। और पूरा होल डिस्टेंस 7/7 करने के लिए अगर आप देखोगे तो 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84 मिनट्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा THD में भी लग गया। वही इसी क्वेश्चन को इसने उल्टा करके पूछा होता, अगर बोलते हैं कि अगर होल डिस्टेंस को कवर करने के लिए 120 मिनट लगता है, ठीक है, तो तुमको ये भी पूछ सकता है कि 10 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो वहां पर आप क्या करते हो 10 आउट ऑफ 120 कर लेते हो, तो कितने पार्ट ऑफ डिस्टेंस कवर कितना बना 1/12 ना, वहाँ तुम बोल दोगे 1/12 कवर करेगा। तो कुल मिला के बात यह है कि किसी भी चैप्टर के किसी भी कंसेप्ट में अगर आप उठा के लगाते हो इस फ्रैक्शन को, तो अल्टीमेटली चलता एक ही चीज़ है कि आपका डिनोमिनेटर होल पार्ट और न्यूमरेटर आपका, मतलब डिनोमिनेटर होल है तो न्यूमरेटर उसका पार्ट है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुमको प्रॉफिट लॉस में लगा के देने लगूँ, प्रॉफिट एंड लॉस, तो तुमको बोला कि प्रॉफिट इफ प्रॉफिट इज 3/7 ऑफ CP, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना होगा? ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट इज 3/7 ऑफ CP का मतलब ये होता है कि CP अगर 7 रहा होगा ना, तो प्रॉफिट 7 पे 3 रहा है ना, यही मतलब हुआ ना इसका कि CP अगर 7 है तो प्रॉफिट 3 है, और 3 रुपये प्रॉफिट होने के बाद SP तुम्हारा बनेगा 10। तो अब तुमको पूछा कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट हमारा किस पे निकलता है CP पे, तो तुम करोगे 3/7 इंटू 100 इज इक्वल टू 42 6/7%। ये तुमको टेबल से पता होना चाहिए एक वैल्यू। तो यहाँ तुम प्रॉफिट लॉस में भी इसको बड़े आराम से कर सकते हो, है ना। यही चीज अगर तुम जाके डिस्काउंट में लगाते हो, अगर कि अगर आपको 3/7 ऑफ डिस्काउंट गिवन है, ठीक है, बोलता है कि 3/7 का डिस्काउंट देता है MRP पे, डिस्काउंट 3/7 ऑफ डिस्काउंट ऑन MRP,
और उसके बाद एक प्रोडक्ट को आप परचेस करते हो, मैं बोला जैसे सेलिंग प्राइस, आप उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो 24 रुपीज़ का, ठीक है। तो तुमसे पूछेगा कि एमआरपी कितना होगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, मैंने बोला कि एमआरपी पे मैं डिस्काउंट देता हूँ जैसे, तो एमआरपी पे अगर मैं 3/7 का डिस्काउंट देता हूँ, तो इसका मतलब ये कि 7 में से 3 पार्ट का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो मतलब ये होगा कि एमआरपी अगर 7 होगा तो 7 में से मैं 3 पार्ट का डिस्काउंट दूंगा, तो एसपी कितना बनेगा, 4 पार्ट। और उसी 4 पार्ट का वैल्यू यहाँ पर गिवन होता है आपको 24 रुपये। तो 4 पार्ट का वैल्यू अगर 24 रुपीज़ है, तो 1 पार्ट का कितना होगा, 24/4 इज इक्वल टू 6 रुपीज़। तो 1 पार्ट का अगर 6 है, तो 7 का कितना होगा, 6 × 7 इज इक्वल टू 42 रुपीज़। तो तुम देख पा रहे हो कि एक सिंगल एक फ्रैक्शन से, अभी कोई है तो नहीं ना पीछे वेटिंग में, एक तुम बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ कोई भी, तो मैं भूत तंत्र विद्या तो नहीं पढ़ा रहा हूँ ना तुम लोग के डर रहे हो। हम्म, नहीं सर। समझ आ रहा है ना सब। तो तुम देख पा रहे हो, चाहे टाइम एंड वर्क हो, टीएसडी हो, प्रॉफिट लॉस हो, डिस्काउंट हो, कुछ भी हो, आप इसी को सिंपल इंटरेस्ट में अगर लेकर जाओगे, इसी कंसेप्ट को एसआई में लेकर जाओगे, तो बोलेगा कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इज 3/7 ऑफ प्रिंसिपल। और सपोज करो तुमको प्रिंसिपल का वैल्यू दिया है इन्होंने, ठीक है, 72,100, ये तुमको प्रिंसिपल दिया है इसने। तो पूछेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो कुछ नहीं करोगे, तुम्हें पता है प्रिंसिपल का 3/7 है, तो इंटू 3/7 कर दोगे। मतलब प्रिंसिपल को 7 पार्ट में डिवाइड करोगे, ये तुम्हारा कितना आएगा, 13,000 आएगा कि कितना आएगा, 0 आएगा यहाँ पर, 10,300 आएगा। तो 10,300 आया, इंटू 3 कर दो इसको, तो हमारा 30,900, ठीक है। तो ये हो जाता है। वहीं अगर तुमको सपोज करो प्रिंसिपल नहीं गिवन है, तुमको बोला कि सिंपल इंटरेस्ट इज 3/7 ऑफ प्रिंसिपल, और तुमको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दे दिया इसने उल्टे में करके ना, बोला कि आप अगर 9600 सिंपल इंटरेस्ट पे करते हो, तो प्रिंसिपल कितना होगा। तो वहाँ तुम बोलते हो कि अगर 3/7 का वैल्यू अगर 9600 है, तो 1/7 का वैल्यू होगा 9600/3, वो होगा 3200। और 7/7 का कितना हो जाएगा, 3200 इंटू 7, ये कितना होगा बताना जरा। 22400। 22400, 22,400। तो इस तरह से ना, मतलब बहुत सारे चैप्टर्स में सिर्फ देखो घुमा फिरा के एक ही चीज आपको लगता है बार बार, वो लगता है कि न्यूमरेटर इज पार्ट एंड डिनोमिनेटर इज होल। ठीक है, क्लियर है ना ये सबको। अगर किसी को डाउट है फ्रैक्शन को समझने में तो मुझे बताओ, क्योंकि आप बहुत सारे अरिथमेटिक के जो प्रॉब्लम्स करते हो ना, ये उसका बहुत बड़ा फंडामेंटल है, कि अगर ये नहीं समझ आता ना, तो फिर आगे बहुत दिक्कत करता है वो चीज़ में। अगर किसी को कहीं भी अभी तक डाउट आया है तो मुझे बता दो अभी। सर वो डिस्काउंट वाला जो है ना, हम्म, वो वापस से एक बार बता दो। जैसे बोला 3/7 ऑफ डिस्काउंट ऑन एमआरपी। 3/7 ऑन एमआरपी का मतलब क्या होता है कि एमआरपी अगर 7 होगा तो उस पर 3 का डिस्काउंट दिया है भाई। ऑफ एमआरपी मतलब 3/7 ऑफ एमआरपी आप डिस्काउंट दे रहे हो, इसका मतलब यही है ना कि होल एमआरपी अगर 7 होगा तो डिस्काउंट 3 होगा। एमआरपी अगर तुमने 7 लिया तो 3 का डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस 4 पार्ट के इक्वल बचेगा। अगर तुम इसी को फ्रैक्शन में लिखते तो अगर ये डिस्काउंट 3/7 है, तो इसका मतलब ये 7/7 होगा, 3/7 का डिस्काउंट, तो ये बचेगा 4/7। और इसी 4/7 की वैल्यू जो है वो 24 रुपीज़ दी हुई है यहाँ पर, सेलिंग प्राइस जो है हमारा।
उससे 7/7 का निकाल लिया मैंने। मैंने देखा कि चार, 7 में से 4 पार्ट का वैल्यू हो गया 24 है, तो एक पार्ट का वैल्यू बनेगा 24/4 इज इक्वल टू 6 रुपीज। तो 7 पार्ट का बनेगा 6 × 7। बताओ अगर किसी को डाउट है तो। ठीक है, उसके साथ में थोड़ा सा, मतलब जो बिल्कुल न्यू है उनके लिए थोड़ा सा और बता दूं मैं फ्रैक्शन का। कुछ चीज़ें होती हैं, आपको ये सबको पता होता है कि P/Q की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ये होता है कि P&Q जो है वो P< Q है, तो यूजुअली हम उसे इसी फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन को, एक्चुअल फ्रैक्शन को हम इसी फॉर्म में लिखते हैं। और अगर P < Q हो जाता है तब उसको ना मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं हम। अब जैसे अगर तुमको बोला यहाँ पर जितना भी चल रहा है 3/7, 1/7, 1/7, तो तुम इसको बोल सकते हो ये तुम्हारा P< Q है, कि न्यूमरेटर अगर P है और ये Q है, तो P हमेशा छोटा होगा, क्योंकि ये दिखता है ना तुमको कि किसी भी होल क्वांटिटी का अगर एक छोटा पार्ट आप उठाते हो तो वो होल क्वांटिटी से तो कम ही होगा ना। ठीक है। हाँ, अगर तुमको, अगर P ज़्यादा हो जाता है, जैसे बोलता है 19/7 अगर ये होता या 19/17 होता, तब इसको हम ना मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। और वो मिक्स फ्रैक्शन जो आपका बनता है वो इस तरह से बनता है कि आप 19 को 17 से डिवाइड करते हो, देखते हो क्वोशंट 1 है और रिमाइंडर 2 है। तो मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्वोशंट रिमाइंडर ऊपर और डिविजर इधर, इस तरह से हमारा जो है वो मिक्स फ्रैक्शन बनता है। मतलब ये है कि क्वोशंट अगर हमारा 1 है, रिमाइंडर हमारा 2 है और डिविजर हमारा 17 है, तो जब न्यूमरेटर बड़ा हो जाएगा डिनोमिनेटर से तब हम उसको लिखते हैं 1/2/17। ठीक है। अदरवाइज नॉर्मली फ्रैक्शन को हम जो है अज्यूम करके चलते हैं कि P< Q होता है, क्योंकि पार्ट शुड बी लेस देन होल। तीसरा जो एक वो होता है इसका, वो होता है कि आपका P&Q जो है वो को प्राइम होना चाहिए। P&Q शुड बी को प्राइम। अब को प्राइम अगर आया तो को प्राइम भी हमें पता होना चाहिए व्हाट इज को प्राइम। को प्राइम इज बेसिकली, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे कि मिनिमम इंटीजर फॉर्म में किसी नंबर को लिखना। और इसको अगर डेफिनेशन, मिनिमम इंटीजर फॉर्म का मतलब जब तक वो कटते जाते हैं तब तक उसे काटते जाओ। और दो नंबर आपस में कब तक ऐसे आपस में डिवाइड होते हैं, जब तक उसमें कॉमन फैक्टर होता है ना। तो को प्राइम का यहाँ मतलब निकल गया द पेयर ऑफ टू और मोर नंबर्स having no common factor। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोलता हूँ कि 25/45 कोई मेरा फ्रैक्शन आया, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर है, करेक्ट है, लेकिन इसमें मुझे 5 का कॉमन फैक्टर दिख रहा है दोनों में, तो मैं इसको काट के क्या लिखता हूँ 4/9। अब 4 और 9 में तो कॉमन फैक्टर नहीं है ना, तो इसी को मैं को प्राइम बोलता हूँ। तो मेरा जो साइलेंस है ना, ये मुझे कुछ कुछ डरा रहा है थोड़ा सा। ऐसा लग रहा है जैसे मैं भूत विद्या पढ़ा रहा हूँ, मतलब अंधेरे वाले कमरे में बैठा के ना, तुम लोगों को क्लासरूम में बैठा के। नहीं सर, बस नोट्स ले रहे हैं इसलिए। हम्म, नोट्स ले रहे हैं इसलिए। नोट्स ले रहे हैं। देखो, अगर जितना आप लोग ज़्यादा जितना डिस्कस करोगे ना, उतना आप ही लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है वो। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत से लोगों को डाउट आते हैं लेकिन वो पूछते नहीं है, इस वजह से पता नहीं सामने वाले क्या सोचेंगे। सामने वालों के सोचने पर मत जाया करो बिल्कुल भी।
जैसे हम कुछ क्वेश्चन इसमें से करते हैं अभी। तो हम कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठाएंगे, मतलब रैंडम क्या, सर इसमें 19 और 20 बता देना प्लीज। ठीक है 90-20 पे बाद में जाएंगे, पहले यहीं से शुरू करते हैं। अब जैसे तुमको बोलता है कि कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, कुछ नहीं है, सिर्फ एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब चीज़ें होती हैं। हाँ उससे पहले मैं तुमको एक चीज़ और बता दूं छोटा सा, कि हमारा जब फ्रैक्शन की बात होती है तो हम उसमें एडिशन कैसे करते हैं। आई थिंक आप सब लोगों ने वैसे तो पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम लोग कैसे ऐड करते हैं उसको थोड़ा सा देख लो। कि अगर किसी भी फ्रैक्शन में दो सेम बेस वाले फ्रैक्शन हैं, जैसे 4/9 और या 2/9, तो इसमें आप सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट ऐड करके 6/9 करते हो, और इसको 6/9 ना लिख के आप इसको 2/3 लिखोगे। ठीक है, वहीं अगर तुम्हें यहाँ आ गया 4/9 और यहाँ आ गया 1/4, तो जो हम बोलते हैं ना कि एलसीएम वाली टेक्निक से ऐड करना, उस एलसीएम वाली टेक्निक का पर्पस यही होता है कि आपको बेस सेम बनाने होते हैं दोनों को। अब बेस सेम 9 और 4 को अगर सेम बनाओगे तो इन दोनों को एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम होता है 36, तो मैंने दोनों का बेस सेम बना दिया। तो यहाँ 36 बनाने के लिए इंटू 4 हुआ है, तो न्यूमरेटर पे भी इंटू 4 होता है, तो 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। और यहाँ अगर इंटू कितना होता है 9, तो ऊपर भी इंटू 9 होता है, तो यहाँ 9/36। अब दोनों के बेस सेम हो गए, तो तुम बोल सकते हो 16/36 प्लस 9/36, इन दोनों को ऐड कर दो, तो तुम बोलोगे कि 25/36। ये तो हो गया नॉर्मल फ्रैक्शन की बात है। जब प्रॉपर मतलब मिक्स फ्रैक्शन आता है, तो मिक्स फ्रैक्शन के केस में हमें क्या करना है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। तो जैसे अगर मैं बोलूँ आप तुमको 6/2/3 प्लस, सर एक क्वेश्चन है, जो ये 25/36 है, इसको ऐसे ही रहने देंगे या इसको सिंप्लीफाई भी करना है? इसमें सिंप्लीफाई के लिए कोई फैक्टर है नहीं, मैंने इसीलिए छोड़ दिया ऐसे ही ना, अदरवाइज हमें करना है सिंप्लीफाई। ठीक है, अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर अगर दिखता है ना तो उसको काट दिया करो। अब जैसे यहाँ मुझे दिखा था ये 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5, और 36 में 5 तो नहीं आने वाला कहीं भी, ये मुझे पक्का पता है, तो इसलिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। अदरवाइज अगर कोई ऐसे नंबर आते हैं जिनको सिंप्लीफाई करना होता है तो उनको करना है हमें। ठीक है, अब जैसे बोलता है कि 6/2/3 प्लस 4/1/3 बोला तुमको ऐड करने के लिए, तो नॉर्मल ट्रेडिशनल टेक्निक ऑफ मैथमेटिक्स ये बोलती है कि आप इनको पहले ऐड करो, मल्टीप्लाई करो, 6 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 20/3। ये हमारे डिवीजन थ्योरम थी ना, क्या थी, कोशेंट इंटू, बोलो, डिविजर डिविजर प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। ये करते थे ना हम, तो ये चेंज हो गया 4 3 12 13/3। तो फिर तुम इसका एलसीएम लेके दोनों को ऐड करते हो, हालांकि ये सेम है, तो यहाँ से तुम ऐड कर सकते हो कि 33/3, तो ये तुम्हारा आ गया 11। लेकिन प्रॉब्लम ये है, अगर ऐसा ही फ्रैक्शन अगर तुमको कोई बड़ा दे देता है, वो जैसे बोलता है 436 2/3 प्लस 916 1/3, इस तरह का अगर कुछ दे देता है, तो तुमको यहाँ चेंज करने में प्रॉब्लम आएगा ना। अब तुम 436 को पहले इंटू 3 करोगे, फिर मैं बोलूँ अगर इससे भी बड़ा तुमको फ्रैक्शन दे दिया, बोल दिया कि 499 85/99 प्लस 784 14/99, इस तरह से अगर उसने दे दिया, तो तुम सोचो ना कि तुमको सिर्फ ये वाला जो मेथड है ना, कोशेंट इंटू डिविजर प्लस रिमाइंडर वाला करने के लिए ना, इसको सॉल्व करने में इतना टाइम लग जाएगा केवल कि 49 इंटू 99 करो, फिर 85 करो ऐड, फिर 784 इंटू 99 करो, फिर 14 ऐड करो, उनको ऐड करने के बाद दोनों को इस तरह से सॉल्व करो फिर, है ना। तो हमारे पास हो जाते हैं मल्टीपल स्टेप्स।
तो उस So केस में आप मिक्स फ्रैक्शन दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लाइक ये वाला एडिशन मिक्स फ्रैक्शन में समझ नहीं आया. कौन सा मिक्स फ्रैक्शन? Addition and mixed fraction. So like I didn't understand how 20 by 3 or 13 by 3 हुआ. मतलब 20 प्लस मतलब ये 20/3 प्लस 13/3, 33/3 कैसे हुआ? Yes sir. अरे जब दो फ्रैक्शन के बेस सेम होते हैं तो न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं. तुम लिखो नोटबुक पे भी, व्हेन बेस ऑफ टू फ्रैक्शंस सेम देन ओनली न्यूमरेटर ऐड होते हैं. ठीक है. अब यहाँ तो बेस सेम है ना, दोनों केस में 3 था, इसलिए मैंने सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड किया और बेस में 3 रख दिया. वैसे यहाँ भी बेस सेम था, जैसे 4/9 और 2/9, इसीलिए तो मैंने 9 एज इट इज रहने दिया, फिर न्यूमरेटर वाले ऐड कर दिए सिर्फ. अभी हम फ्रैक्शन में क्या कर रहे थे पीछे, पार्ट ऑफ ए होल. यहाँ 4/9 है, मतलब 9 में से 4 पार्ट हैं, यहाँ 9 में से 2 पार्ट हैं. तो मैं क्या बोलूंगा कि 4 और 2 को ऐड ही तो करूंगा ना, बेस में 9 ही रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली होल तो 9 ही पार्ट का है ना. तो उसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 2/3 हो गया वो. वैसे यहाँ पर है ये 20/3 या 13/3, तो न्यूमरेटर ऐड करो, डिनोमिनेटर एज इट इज रह जाएगा. ठीक है, क्लियर अब? और जिस केस में अगर डिनोमिनेटर अलग होते हैं, जैसे इसमें 9 और 4 था, ये वाला 9 था, ये 4 था, उसमें हम एलसीएम लेके सेम बना लेते हैं दोनों को. तो हमारा जो एलसीएम टेक्निक जिसको हम बोलते हैं ना, उस एलसीएम टेक्निक का मेन पर्पस ही यही होता है कि अल्टीमेटली उन दोनों के बेस सेम बन जाए, जिससे कि हमें ऐड करना जो है वो आसान हो जाएगा. ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं एक बड़ा फ्रैक्शन इस तरह का उठाऊं, तो वहां पर तुमको इस तरह का क्वोशंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर लगाने में ना उतना टाइम लग जाएगा जितने में तुमको आंसर लेके निकल जाना चाहिए. अब मैं इसके लिए ना तुमको बिल्कुल एक बेसिक सा टेक्निक बताऊंगा, उसको सिर्फ ध्यान रखना. कि जैसे तुमको बोला ऊपर 6 2/3 प्लस 4 1/3, ठीक है. तो तुमको करना क्या है कि पहले जो है ना इंटीजर वाले पार्ट देखो दोनों, ये कितने बनते हैं, 10. बोलो. यस सर. प्लस ये 2/3 है और ये 1/3 है, मतलब ये 3 में से 2 पार्ट है, ये 3 में से 1 पार्ट है. 3/3 हो जाएगा, ये 1 बन जाता है. इन दोनों को ऐड कर दो, 11 हो गया. वहाँ कितना आया था मेरा, 11. तो इसको तुम ना वर्बली भी कर सकते हो कि 6 और 4 10, 2 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, 3 बन के 1 हो जाएगा, होल बन जाएगा, और 10 में 1 ऐड कर देंगे तो 11 हो जाएगा. वैसे ही तुम इस तरह के फ्रैक्शन को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पर है. तो तुम क्या करो, पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 499 एंड 784. 784 1283. ठीक है. और उसके बाद तुमको पता है कि ये 85 पार्ट है 99 में से, और ये 14 पार्ट है, कि दोनों मिला के अगर तुम ऐड करोगे तो ये 99/99 हो जाएगा, और वो होता है 1. और इस 1 को उठा के यहाँ रख दो, तो ये हो गया तुम्हारा 1284. और ऐसा तुमको बहुत सारे फ्रैक्शंस यहाँ पे इस तरह के ना ऐड करने, सब्ट्रैक्ट करने, वो आगे आएंगे बहुत ज़्यादा ना, और फिर वहाँ जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं थोड़ा सा. तो इसीलिए ये चीज़ जो है ना, यहीं पर अगर इस तरह से लेके चलते हो तो तुम्हारा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाता है. अब ये तो ये था कि जब ये कोई भी दो मिक्स फ्रैक्शन मिलके एक होल नंबर बनाते हैं, जैसे ये 6 2/3 और 4 1/3 ने एक होल नंबर बनाया, वैसे 499 85/99 प्लस 784 14/99 ने एक होल नंबर बनाया. तो एक ऐसा फ्रैक्शन जो होल नंबर नहीं बनाएगा, उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि 6 2/3 प्लस 6 2/3 अगर मुझे करना हो, तो यहाँ तो होल नंबर नहीं बनाएगा ये दोनों को ऐड करके, तो वहाँ भी तुमको यही करना है कि ये 6 और 6 हो जाता है 12, और 2/3 और 2/3 कितना बनता है, 4/3.
और 4/3 को जब तुम सिंपल करके लिखोगे, 3 से डिवाइड करोगे 4 से, कोशेंट 1 रिमाइंडर 1। मिक्स फ्रैक्शन बनाने के लिए मैं बताया कोशेंट रिमाइंडर इज टू डिविजर। तो कोशेंट की जगह 1 रख लो, रिमाइंडर की जगह 1 रख लो, डिविजर की जगह 3 रख लो। तो इसका मतलब ये है कि 4/3 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/3। मैंने इसको कट किया तो ये बन गया 1/3। अब जो भी पार्ट इंटीजर बन चुका है ना, या होल नंबर बन चुका है, उसको इधर लेके चले जाओ, तो ये 13 हो जाएगा, और 1/3 को एज इट इज रख दो। जैसे हम ये करते हैं ना कि अगर मुझे 12 प्लस हाफ 1.5 करना हो, मतलब 12 रुपये में अगर मुझे 1.5 रुपीज़ ऐड करना हो, तो मैं यही करता हूँ ना कि पहले मैं एक करके इसको 13 कर देता हूँ, और आधा हो रहा है तो आधा हो रहा है ऐड कर देता हूँ। उसी तरह से यहाँ हो रहा है कि बेसिकली 12 में 1/3 ऐड हो रहा है, तो 1 ऐड करोगे तो 13, और 1/3 इसके साथ एज इट इज आ जाएगा। वहाँ पर आंसर हमारा हो जाता है 13 1/3। सेम थिंग एक और भी है कि अगर तुमको बोला 6.5 है प्लस 3 1/4, इस तरह से अगर तुमको ऐड करना है, तो बात वही है कि इंटीजर वाला पार्ट एक जगह 9 बना लो, और जो फ्रैक्शन वाला बचता है उसका बेस सेम बनाना पड़ेगा। तो जैसे ये 1/4 है, तो दोनों का 4 बनाना पड़ेगा। तो ये तो ऑलरेडी 4 है ही, तो ऊपर 1 रहेगा। तो इसको 4 बनाने के लिए इंटू 2 करेंगे तो ऊपर भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/4। ठीक है, तो इसका मतलब दो पार्ट, अब बेस अगर सेम हो गए तो न्यूमरेटर ऐड कर दो, तो दो पार्ट इसके एक इसका, तो ये हो जाएगा 3/4। अब तो ये तो ऑलरेडी एक फ्रैक्शन है ना, तो इसको तुम यहाँ पर 9 के साथ एज इट इज रख सकते हो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत ही नहीं है। अब जैसे कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। सर हम्म सर लास्ट स्लाइड। हाँ सर, अभी ऐसा मिक्स फ्रैक्शन में आपने जो पार्ट्स वाला बताया था, इफ दिस वर्क इज डन इन दिस मच टाइम, हाउ मच होल वर्क विल टेक, अगर वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको कैसे सॉल्व करें? बोलो, क्या 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 बोलोगे, बताओ, हेलो क्वेश्चन बताओ। सर, क्वेश्चन नहीं है, ऐसे डाउट है मुझे। बताओ क्वेश्चन तो हाँ, बताओ। सो अगर मिक्स फ्रैक्शन में जो आपने हाँ मैं सबसे समझ गया तुम्हारा, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे अगर तुमको बोला कि 1/3 पार्ट ऑफ वर्क अगर ये तुम्हारा 20 डेज में करता है, हम्म तो एक होल वर्क को करने में कितना टाइम लगेगा। हम्म तो वहां पर तुम क्या करते हो ना कि या तो तुम यही करोगे कि 3 × 3 10/3 करोगे, कि होल वर्क जो है वो 3 पार्ट का है, और 10 पार्ट करने के लिए 20 डेज लगा रहा है, तो एक पार्ट के लिए कितना लगाएगा, 2 डेज। 3 के लिए कितना लगाएगा, 6 डेज। तो मतलब ये होगा कि एक होल वर्क जो है वो 3 दिन में, मतलब 6 दिन में पूरा कर देगा। दो कितने में करेगा, 12 में। 3 कितने में करेगा, 18 में। 3 वर्क तो 18 डेज में हो गया, आगे बचे 2। तो अगर एक वर्क को 6 दिन में कर रहा था, 2 डेज में कितना करेगा, 2/6 इज इक्वल टू सर 1/3। एक वर्क तो 2 दिन में कर रहा है ना। एक वर्क नहीं कर रहा, एक पार्ट ऑफ वर्क कर रहा है यार। हाँ, 1 पार्ट ऑफ वर्क 2 डेज में कंप्लीट कर रहा है। होल तो 3 का है ना, इसका बेस देखो ना, डिनोमिनेटर। नहीं, होल से ही तो मुझे पता चलेगा ना पूरा एक होल वर्क कितने का है। ओके। तो पार्ट बेशक 2 डेज में कर रहा है एक पार्ट जो है वो, तो होल तो 3 पार्ट का है ना एक होल जो है। तो एक होल करने के लिए 6 दिन लगाता है, 2 होल करने के लिए 12 लगाता है, 3 करने के लिए 18 डेज लगाता है। उसके बाद 2 और बचा है, तो 2 आउट ऑफ 6 अगर तुम देखोगे तो ये 1/3 और करेगा। तो तुमको दिख रहा है ना 3 1/3, तो 3 1/3 ऐसे बना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और 1/3 यहाँ से। इन सब का सम करोगे बन जाएगा ना 3 1/3। हाँ, ये बात जरूर है कि क्वेश्चन जो ये पूछा गया था वो इसलिए पूछा गया था कि इसको बिना फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हम कैसे सॉल्व करेंगे, है ना।
उसको हम इस तरह से करते हैं, उसका भी हमारे पास बहुत सही जुगाड़ है कि जब तुमको बोला 3 1/3, तो इसका मतलब 1/3 का मतलब क्या होता है कि पूरे एक होल में कितने पार्ट हैं? 3। 3 होल में एक। अरे नहीं, मतलब एक होल वैल्यू में 3 पार्ट हैं। हाँ हाँ। ठीक है, यहाँ पर होल कितने हैं? 3। तो तीनों को अलग हम्म अलग कर दो, 1 2 3, और इधर 1/3 एज इट इज रहने दो। हम्म अब तुमको पता है कि एक होल में 3 पार्ट होते हैं, तो इसमें भी 3 पार्ट, इसमें भी 3 पार्ट, और इसमें भी 3 पार्ट, और यहाँ तो 3 में से हम्म एक ही दिया हुआ है, तो ये 1 पार्ट। तो हम्म इससे तुमको पता चलेगा कि टोटल 10 पार्ट को करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है 20 डेज। हम्म, तो एक पार्ट को करने के लिए कितना लगेगा? 2 डेज। टूडे। और एक होल वर्क करने के लिए कितने पार्ट हैं यहाँ पर? 3। हम्म तो 2 इंटू 3 कर दोगे तो एक होल वर्क जो है वो 6 डेज में पूरा होगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है सबको? हम्म यस सर। अब जैसे इनमें से कुछ कुछ नॉर्मल नॉर्मल से क्वेश्चन उठाएंगे हम, हालांकि बहुत आसान वाले भी उठाने सही नहीं है। अब जैसे ही बोलते हैं सैटेलाइट मेक्स फॉर रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ इन 1 डे, हाउ मेनी रिवोल्यूशन वुड इट मेक इन 6.5 डे? इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। मैं तुमको पता है एक दिन में 4 रिवोल्यूशन मारता है अर्थ, तो 6.5 डे में कितना मारेगा? मुझे एक बता, एक दिन में अगर 4 मार रहा है तो 2 में 8 मारेगा, 3 में 12 मारेगा, 4 में 16, 20, 24, तो 6 दिन में 24 रेवोल्यूशन होंगे। ठीक है, और अगर एक दिन में 4 रेवोल्यूशन है तो आधे दिन में कितने होंगे? दो। 2। टू। 20 में 2 ऐड कर दो तो 26 हो जाएगा। तो बेसिकली 4 इंटू 6.5 करना था हमको। तो अब जैसे ये बोलता है, ए बोल्ट हैज 16.5 टन्स पर इंच, हाउ मेनी टन्स वुड बी इन 1/4 इंचेस ऑफ थ्रेड्स? तो इसका मतलब ये होगा 16.5 को इससे मल्टीप्लाई करना है तुमको, क्योंकि हर एक इंच में जो है वो 16.5 टर्न होंगे। तो जैसे अगर 1/4 बोला, 2.5 इंच में, हाँ 2.5 इंच में बोला कितने टर्न होंगे, तो मैं बोला कि अगर 16.5 टर्न पर इंच है तो 2.5 इंच में जो है वो कितने टर्न होंगे, ये बताना है। तो तुमको पता है 2.5 कितना है? 1 होल और एक आधा। ठीक है, तुमको पता है एक होल में मतलब एक इंच में कितने इंच वो है टर्न है? 16.5। दूसरे इंच में कितने हैं? 16.5। और अगर एक इंच में 16.5 है तो आधे में कितने होंगे बोलो? 8। 1/4। अब तुम देखो, बहुत आसान है। तुमको पता है 16 + 16 32 + 8 41, इंटीजर पार्ट हो गया 41। फ्रैक्शन अगर देखोगे हाफ और हाफ मिला के 1 बन जाएगा, 42 1/4। 42 हो गया, तो 1/4 एज इट इज रख दो। ठीक है, अब जैसे ये यहाँ पर बोलता है कि तानिया हैज रीड 3/4 ऑफ ए बुक, इससे पहले ये वाला करते हैं। इस क्वेश्चन में बड़े सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। बोलते हैं ए पीस ऑफ पेपर इज 4/1000 इंचेस थिक, हाउ मेनी शीट्स ऑफ पेपर विल इट टेक टू मेक ए स्टैक 1 इंच हाई? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने एक इंच का ना स्टैक बनाया हुआ है पेपर रखने के लिए। सपोज करो ये इस तरह का अलमीरा है, और इसके अंदर ना 1 इंच का इन्होंने एक पेपर का स्टैक बना रखा है, इसमें ना पेपर रखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इन्होंने बोला कि अगर एक पेपर का थिकनेस 4/1000 है तो इस पूरे 1 इंच में, ये 4/1000 इंच है,
तो पूरे 1 इंच में कितने पेपर आने वाले, तो हम इसको सॉल्व करके जब निकालते हैं ना 250 1/250, तो एक पेपर का थिकनेस मतलब हुआ 1/250 के। अगर होल का थिकनेस इसका 250 है ना, तो एक पेपर का थिकनेस 1 है, तो इसमें टोटल पेपर कितने आने वाले हैं, 250 पेपर्स। क्यों, जो बेस में होल था वो 250 का था, उसमें से एक पेपर का थिकनेस अगर 1 है तो 250 का 250 हो जाएगा। वैसे ही बोलता है कि तानिया है तो उसने 3/4 ऑफ बुक को रीड किया है। 3/4 मतलब ये वाला 1/4, ये 1/4, ये 1/4, इतना बुक वो रीड कर चुकी है और ये उसका बाकी है। और इतना 3 पार्ट को रीड करने के लिए उसको जो टोटल टाइम इनसे लगा है तीनों से, वो लगा 390, नहीं टाइम नहीं बोला उसने, पेजेस बताया शायद। बोलता है तानिया हैज रीड 3/4 ऑफ द विच इज 390 पेजेस, हाँ पेजेस हैं ये। तो बोलते हैं हाउ मेनी पेजेस आर इन द एंटायर बुक। तो यहाँ पर अगर 390 पेजेस उसने पढ़े हैं, दैट इज इक्वल टू 3/4 ऑफ होल। तो इसका मतलब क्या है कि पूरी बुक में अगर 4 पार्ट होंगे, उसमें से 3 पार्ट का वैल्यू 390 है। तो 1/4 का वैल्यू कितना होगा, 130, और इंटू 4 कर दोगे तो पूरी बुक का आ जाएगा, दैट वुड बी 520। ठीक है ना, ये क्लियर है ना सबको अभी तक? यस। उसके बाद अगर जैसे मैं एक आध और कुछ देखते हैं, बता कौन सा सॉल्व करवाना, जैसे ये 11 वाला बोलता है कि इवन 10th वाला भी देखोगे तो बहुत आसान है। अब तुम सोचो जैसे मैं एक पार्टी अगर ऑर्गेनाइज करता हूँ, वहां पर मुझे पता है मेरे पास ना 24 गेस्ट आने वाले हैं और मुझे पिज्जा ऑर्डर करने हैं। तो यहाँ बोला डीजे गेव इज गोइंग टू सर्व 1/3 ऑफ ए होल पिज्जा टू ईच गेस्ट एट हिज पार्टी। अगर मुझे 24 गेस्ट को, हर एक बंदे को अगर मैं 1/3 ऑफ ए पिज्जा सर्व करता हूँ, तो मुझे टोटल पिज्जा कितने ऑर्डर करने पड़ेंगे बताना? सर 8। 8। मतलब उसका यह होगा कि अगर एक पिज्जा को अगर आप 3 पीस करके डिवाइड कर सकते हो इस तरह से 1 2 3, अगर इसमें आप 3 बंदों को सटा सकते हो, तो आप बोलोगे कि 3 पर्सन के लिए 1 पिज्जा चाहिए। और 3 को 24 बनाने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो 8, तो यहाँ पे आप 8 मल्टीप्लाई कर देते हो, मतलब 24 पर्सन के लिए आपको 8 पिज़्ज़ा चाहिए। और आप वैसे भी देख सकते हो कि गेस्ट अगर 24 हैं तो पिज़्ज़ा उसके 1/3 करोगे तो 8 आ जाएंगे। वैसे ये है 11th वाला, बोलता 2/9 ऑफ द पीपल ऑन ए रेस्टोरेंट आर एडल्ट्स। If there are 95 more children than adults, how many children are there in the restaurant? उसने बोला 2/9 एडल्ट हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि 9 में से 2 पार्ट एडल्ट हैं, तो चिल्ड्रन कितने होंगे बोलो? 7/9। 7। अगर आप एडल्ट और चिल्ड्रन का डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन देखते हो, तो चिल्ड्रन कितने ज्यादा हैं एडल्ट से? 5/9। 5/9। और वही उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि if there are 95 more children than adults, how many children are there in the restaurants? तो उसका मतलब ये होगा कि इस 5/9 की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 95 चिल्ड्रन। तो अगर 9 में से 5 पार्ट की वैल्यू अगर 95 है, तो 1 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी? 95/5 इज इक्वल टू 9। 171। ठीक है, और हमें पूरे 9 पार्ट की निकालनी नहीं है। यहाँ पर हमें क्या निकालना है कि चिल्ड्रन कितने हैं हमारे रेस्टोरेंट में। तो चिल्ड्रन के लिए कितने पार्ट निकालने हैं? कुल 7। 9 निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हाँ हमें होल पूछता, तब हम क्या करते हैं 9/9 करके इसको 19 इंटू 9 करते हैं। अभी जिसने बोला 171 करेक्ट है, लेकिन वो तब होता जब हमें होल पूछा होता। लेकिन क्वेश्चन में उसने पूछा कि चिल्ड्रन कितने हैं, तो मुझे पता चला कि एक पार्ट का वैल्यू अगर 19 है और चिल्ड्रन कितने पार्ट है वहाँ पर? 7।
तो मैं 19 इंटू 7 करूँगा, दैट वुड बी 133। देखना यही होता है ना, 140 माइनस 7 तो 133। तो आप बोलोगे वहाँ पर कि 133 चिल्ड्रन है वहाँ पर। उसके बाद इसी के आगे एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन सब डाउट पूछते हैं, तो वो क्वेश्चन है भी थोड़ा डाउट वाला, नो इशू उसमें। क्वेश्चन बोलता है दो लोग हैं, गैरी और एक हेनरी। मैं एक बार क्वेश्चन आप लोगों को झलक दिखला देता हूँ ताकि सबको याद आए कि सबने पूछा है ऑलमोस्ट। गैरी एंड हेनरी brought an equal amount of money for shopping. Gary spent 95 and Henry spent 350. After that, Henry had 4 by 7 of what Gary had left. So how much money did Gary have left after shopping? तो इसमें होता क्या है, देखो अभी तक अगर मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं, जो भी कंसेप्ट करवाया मैंने किसी भी चैप्टर का, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, टीएसडी हो, या किसी में भी फ्रैक्शन में लेके गया, अभी तक एक भी क्वेश्चन अगर ऐसा आया हो जो विदाउट फ्रैक्शन सॉल्व हो रहा है तो मुझे बताओ, है ना। तो अभी कंप्लीटली फ्रैक्शन पे ही चल रहा है। तो जैसे इसने बोला कि गैरी और हेनरी लेके चले, कोई भी मैंने एक्स अमाउंट मान लिया उसको। इसने बोला कि इसने स्पेंड किया 95 और इसने स्पेंड किया 350। तो अब एक बात तो पक्की है कि जो रिमेनिंग वाला अमाउंट होगा वो गैरी के पास ज़्यादा होगा। और कितना ज़्यादा होगा? जितना गैरी ने हेनरी से कम स्पेंड किया है ना। कितना ज़्यादा होगा? 350 माइनस 95, क्योंकि गैरी ने $255 जो है वो कम स्पेंड किया है, उसकी वजह से गैरी के पास $255 जो है वो एक्स्ट्रा होंगे। अब बोलते हैं आफ्टर दैट हेनरी हैड 4 by 7 ऑफ व्हाट गैरी हैड। मतलब 4 by 7 ऑफ गैरी का मतलब क्या होता है कि हेनरी के पास अगर 7 में से 4 पार्ट हैं, मतलब 4 पार्ट ऑफ गैरी, तो इसका मतलब यहाँ बेस में अगर 7 है तो गैरी का टोटल कितना होगा? 7 by 7। ये लेफ्ट वाला अमाउंट होगा गैरी के साथ। तो इसका मतलब ये कि हेनरी के पास अगर 4 by 7 ऑफ गैरी है तो इसका मतलब गैरी कितना होगा? 7 by 7। अब गैरी के पास इससे कितना ज़्यादा है? 3 by 7। गैरी के पास अगर हेनरी के कंपैरिजन में बात करते हैं तो 3 by 7 ज़्यादा है, जो कि यहाँ पर गिवन है, दैट इज इक्वल टू 255। तो 7 में से अगर 3 पार्ट की वैल्यू 255 है तो 1 पार्ट की कितनी होगी? 255 by 3, 24 15, ये हो गया 85। अब तुमको पूछा है कि गैरी के पास कितना लेफ्ट होगा, तो ये गैरी के पास लेफ्ट वाला अमाउंट तो 7 by 7 है, तो इसका मतलब होगा 85 इंटू 7 इज इक्वल टू 595। ये लेफ्ट ओवर अमाउंट आ गया इसके पास 595। अब अगर तुमको पूछता कि इनिशियली वो कितना अमाउंट लेके चले थे, तब तुम ये बोलते कि x माइनस 95 इज इक्वल टू 595, x वुड बी इज इक्वल टू 595 प्लस 95 इज इक्वल टू 690। तो ये तुम्हारा जो है वो इनिशियल वाला अमाउंट हो जाता। एक मिनट रुकना जरा, तब तक इसमें क्वेश्चन पढ़ो, ये 2 4 12 के बाद वाले पूछो कौन सा पूछना है। बताओ कौन सा पूछना है।
सर मेरे को गैरी और हेनरी वाले में एक डाउट है। बोलो। सर आपने ये स्टार्टिंग में x माइनस 95 क्यों किया है? अरे एक्स मैंने इसलिए क्या, पी कर लो इसको, चलो तुम टेंशन मत लो। लेकिन आपने मतलब माइनस क्यों किया? मतलब मैंने ये कोई भी एक अमाउंट लिया जो इनिशियली दोनों लोग लेके चले थे, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने बोला है गैरी एयर हेनरी ब्रॉट एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी फॉर शॉपिंग, तो मैंने कोई भी एक अमाउंट मान लिया, मुझे नहीं पता वो कितना होगा। उसके बाद अगर गैरी ने स्पेंड किया 95, सपोज करो तुम गैरी हो, तो जितना भी टोटल होगा उसमें से माइनस 95 करोगे ना। हाँ सर, ओके सेकंड पर्सन हेनरी वो तो 350 माइनस करेगा, ओके। और वो माइनस करने के बाद अब तुम्हारे पास जो अमाउंट बचेगा ना, अगर तुम गैरी हो, तुम्हारे पास इससे तो एक्स्ट्रा बचेगा ना हेनरी से, क्योंकि उसने ज्यादा स्पेंड किया, हाँ। और उतना ही एक्स्ट्रा बचेगा जितना तुमने कम स्पेंड किया। तो हम्म, 350 माइनस 95 अगर करेंगे तो इसके पास 255 रुपीज तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बचेगा। उस हिसाब से कर दिया मैंने। हाँ ओके। इसके बाद बताओ कौन सा सॉल्व कराना है, 2 क्वेश्चन और करूंगा मैं, 2-3 बस। सर 1920। 1920। डेटा मुझे बताना जरा एक बार, ठीक है? कि टोटल जो लोग हैं वो 1824 है। वो बोलता है कि टोटल 1824 हैं, इसके जो हाफ हैं, मतलब 912 जो है उनके पास 3 कलर है, इसका हाफ, ठीक है? उसके बाद क्या बोला बताओ? सर 2/3 के पास 3 कलर और हैट है। 2/3 ऑफ दोज होगा, है ना? तो 2/3 ऑफ दिस 912 के पास 3 कलर और 3 हैट है, तो इसका 2/3 अगर तुम करोगे 608, मतलब 608 लोग ऐसे हैं जिनके पास टीम कलर तो है ही प्लस हैट भी है। और उसके बाद उसने बोला होगा 1/4 ऑफ दोज विद टीम कलर एंड टीम हैट हैज बैनर टू वेव, है ना? तो मतलब 608 का 1/4 जो है वो बनेगा 152। इनके पास टीम कलर भी है, टीम हैट भी है, प्लस बैनर भी है। उसके बाद क्या बोला नेक्स्ट? बोला होगा कि 25 पीपल ऐसे हैं जिनके पास टीम कलर और टीम बैनर है बट नो हेड्स। और उसके बाद बोला होगा कि 100 लोग ऐसे हैं जिनके पास ओनली बैनर है। अब पूछा होगा हाउ मेनी पीपल, 100 पीपल हैड ओनली बैनर्स, इफ देयर वर, तो हाउ मेनी हैड बैनर्स। तो हमें बैनर्स वाले अगर बताने हैं तो इन सबको ऐड कर दो बस। देखने वाली चीज़ इस तरह के क्वेश्चन में क्या होती है कि ये जो 3 डेटा हैं ये कहीं आपस में ओवरलैप तो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये देखना होता है। अब जैसे यहाँ पर टीम कलर, टीम हैट और बैनर, तो ये एक डेटा हो गया। इसके बाद इनके पास टीम कलर है प्लस बैनर है बट हैट नहीं है, तो इसका मतलब इनमें से तो नहीं है ये ऊपर वाले जो सारे हैं उनमें से कहीं है ना? और उसके बाद ये ओनली बैनर वाले भी इनसे नहीं है, इन दोनों से नहीं है, तो ये भी कहीं अलग से ही है, तो हम तीनों को ऐड कर देंगे। तो तुम बोलोगे 277 लोग ऐसे हैं जिनके पास बैनर है। और बताओ कौन सा? एक तो सर 20। तुम सिर्फ क्वेश्चन नंबर बोल के गायब क्यों हो जाती है? बोला करो बीच में, कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है।
अब जैसे ये तो बोले क्वेश्चन पेपर नहीं है ना अभी मेरे पास, ये तो इसलिए। बहुत आसान है। नहीं नहीं, तो मतलब ये तो बताना होता है कि समझ आ रहा है कि नहीं। अब जैसे बोलता है ए क्यूब शेप्ड पूल इज 3/4 फुल ऑफ वाटर। तो वही क्वेश्चन है कि अगर 3/4 फुल है तो 36 इंचेस डीप है, तो पूरा ऊपर तक फुल होगा तो कितना डीप होगा। ये तो वही फ्रैक्शन वाला चीज हो गया ना, बिल्कुल जो हम पहली डेफिनेशन की, कि 3/4 का वैल्यू अगर अगर 36 इंचेस डीप है तो 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 36/3 इज इक्वल टू 12 इंचेस। और 4/4 मतलब पूरा पूल जो है, तो वो तुम्हारा हो जाएगा 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 48 इंचेस। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा इस तरह से होता है। तो अभी तक मैंने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए तुम देख रहे हो सभी फ्रैक्शन से सॉल्व हो जा रहे हैं। बस एक चीज़ तुमको समझना पड़ेगी, ये जो मैं डेफिनेशन पहला वर्ड में लिखा हूँ, अगर ये डेफिनेशन समझ आ जाती है तो सब हो जाएगा कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल। उसके अलावा कुछ नहीं है इस चैप्टर में। ठीक है, अब होता क्या है कि जब हमने फ्रैक्शन की बात कर ली, अब फ्रैक्शन जो है ना, अगर हम फ्रैक्शन को कंबाइन करते हैं विद परसेंटेज के साथ, फ्रैक्शन टू परसेंटेज की अगर बात करें, थोड़ा सा अब इंट्रोडक्शन टू परसेंटेज करते हैं। तो परसेंटेज में पहली बात मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज वर्ड का मीनिंग ही ये होता है परसेंट, मतलब ईच सेंचुरी, ईच 100 पे लिया हुआ कोई भी नंबर इज परसेंट। तो जब भी बात फ्रैक्शन और परसेंटेज की करते हैं, तो फ्रैक्शन में जब बात करते हैं तो फ्रैक्शन में अगर आपका होल जो है ना वो 1 है ना, तो परसेंटेज में होल हमारा जो होता है वो आउट ऑफ 100 होता है। ठीक है, तो जैसे अगर तुम बोलते हो कि 3/10, तो परसेंटेज में तुमको इसी को बोलना पड़ेगा 30/100, है कि नहीं। तो यही एक वो होता है कि हम जो ना होल की बात करते हैं, कि अगर आप फ्रैक्शन के टर्म में होल वाला वैल्यू 1 लेते हो तो परसेंटेज के टर्म में तुमको होल वाला वैल्यू 100% दे के चलना पड़ता है। इसका मतलब अगर तुमको कोई बोला है कि 15% कितना पार्ट होता है किसी नंबर का, तो तुम क्या करोगे, 15/100, वो तुम बनाते हो 3/20 पार्ट होता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बोलूँ आप लोगों को कि परसेंटेज एक रेट होता है, इफ आई से परसेंटेज इज अ रेट, तो आप कितने लोग ऐसे हैं जो इसको डिसएग्री करेंगे, या एग्री करेंगे। डिसएग्री नहीं तो एग्री तो करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा क्यों। बोलो जल्दी। क्या बोलना है सर? अच्छा चलो, मैं बोला परसेंटेज इज ए रेट, मैं बोलता हूँ परसेंटेज जो वो रेट होता है। तो आप इसको एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो। 13 लोग हैं क्लास में, सिर्फ एक या दो आवाज आती है क्लास में, एक रुचिका की है ना, और दो तीन लोग हैं वो बीच बीच में, एक कार्तिक की कभी कभी, बाकी सब मस्त मस्त चुप बैठे रहते हैं आराम से ना। ऐसा मत किया करो यार, पता है चुप रहना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मैथमेटिक्स में। मतलब यस और नो कुछ तो बोलो ना एटलीस्ट, के कुछ यस सर, नहीं एग्री करते हो तो बोलो। करते हैं Sir, सर agree तो। percentage is rate per 100. नहीं पर 100 ठीक है, मतलब मैं सिर्फ डिफाइन किया व्हाट इज परसेंटेज, तो मैं बोला परसेंटेज इज अ रेट, हो सकता है ऐसा। यस सर। यस, तो ये बिल्कुल
कहीं Yes, शायद sir. बुक में Yes, sir. आप लोगों को बुक में कहीं लिखा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जिस भी वर्ड के साथ आप पर लगा देते हो ना, पर एनी यूनिट, पर यूनिट जब आप कर देते हो तो वो जो होता है वो एक रेट हो जाता है। जैसे हम क्या करते हैं, हम सपोज करो रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ का हम प्राइस बोलते हैं 300 पर प्लेट, ये वहाँ का रेट है। हम बनाना परचेज करते हैं या एप्पल परचेज करते हैं तो बोलते हैं 100 रुपीज़ पर केजी, 60 रुपीज़ पर डज़न, है ना। उसके बाद हम बोलते हैं कि और गाड़ी की अगर मैं बात करता हूँ, स्पीड की बात बोलता हूँ तो बोलता हूँ मैंने 80 किलोमीटर पर आवर से ड्राइव किया। ठीक है, गाड़ी आपकी माइलेज देगी 20 किलोमीटर पर लीटर। उसी तरह से मैंने बोला कि मेरे को 15% मार्क्स, मतलब 15% जो है मैं सेव करता हूँ इनकम का, मैं बोलूँगा 15 पर 100। तो ये सब रेट है ना एक्चुअल में, सबके यूनिट अलग है। इसका यूनिट प्लेट में है, इसका केजी में, इसका डजन में, इसका आर में, इसका लीटर में, और हमारा 100 में। तो हमारे यूनिट बेशक अलग है, लेकिन परसेंटेज ना एक रेट होता है। तो ये मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूँ क्योंकि बहुत से लोग ना 100 और 100% को ना एक जैसा मान लेते हैं। इसको कभी मत एक जैसा मानना, क्योंकि किसी केस में ये 100% वैल्यू जो है वो 1000% भी हो सकती है, और किसी केस में यही 100% वैल्यू जो है वो 0.00000001% भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा इनकम 50,000 है सपोज करो, और मैंने बोला कि 5,000 इसका कितना परसेंट होगा, कि मैं जो है वो 5,000 रुपीज़ पर मंथ सेव करता हूँ। तो आप बोलोगे कि आप 50,000 में से अगर आप 5,000 सेव कर रहे हो तो मतलब सेविंग कितना है, 10%. 10%। ठीक है। वहीं अगर एक सेकंड पर्सन है, उसका इनकम है 10,000 और वो भी 5,000 सेव कर रहा है, तो यहाँ पर इसका सेविंग कितना हो गया, 50%. 50%। तो आप देखो बेशक सेविंग सेम है, लेकिन रेट ऑफ परसेंटेज हमारा डिफरेंट हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ बेस वैल्यू चेंज होने से। तो वहां पर जो ना रेट अलग आएंगे, क्वांटिटी बेशक सेम हो जाए। और अगर आप रेट सेम कर दोगे तो डेफिनेटली क्वांटिटी डिफर करेंगी। अगर आप दोनों केस में रेट सेम कर देते हो कि 10% कर देते हो, तो इसका 10% तो 5,000 आ जाएगा, लेकिन जब इसका 10% करोगे ना तो ये सिर्फ आपका 1,000 ही आएगा। तो अब वहीं अगर मैं बोलने लगूं कि ये 5,000 जो है ना टाटा बिरला या अंबानी वाले ग्रुप से किसी ने, उनके फैमिली में से किसी के पॉकेट में पड़े हैं, सेविंग है उनका, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ कि 10% सेव कर रहे हैं वो भी। ऐसा भी हो सकता है कि उनका पता लग रहा है इनकम ही इतना हो, हमें जीरो ना पता हो कितने हो उसमें, तो उनके लिए तो ये 5,000 तो कुछ भी परसेंटेज वैल्यू नहीं रखेंगे ना। आप देखो ना यहाँ से, ये 10% होता है, यहाँ पर 1% हो जाता है, यहाँ 0.1 होता है, 0.01, 0.001, तो 0.001% जो है वो ये वैल्यू रखेगा आउट ऑफ दिस होल इनकम। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि परसेंटेज एक रेट बताने का मेरा मतलब ये है कि आप जब भी कभी कोई रिपोर्ट निकालते हो, जैसे अगर आप कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह करते हो तो आप पॉपुलेशन बताते हो, तो जब भी बात उसकी आती है ना कि वहाँ पर कितने लोग लिटरेट हैं, कितने इलिटरेट हैं, मोर देन 50 ईयर्स वाले कितने हैं, मोर देन लेस देन 20 वाले कितने हैं, है ना, एडल्ट कितने हैं, माइनर कितने हैं, लेडीज कितनी है, जेंट्स कितनी है, इनकम ग्रुप 50 से ज़्यादा, 50 से ज़्यादा किसका है ना, 10,000 से कम कमाने वाले कितने लोग हैं। आप उस तरह के डेटा में कभी भी ये नहीं बताते हो कि यहाँ पर नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट अगर मेरे 50,000 हो चाहे 50 मेरे रिस्पोंडेंट हो, तो अगर 50 में से 25 रिस्पोंडेंट कहते हैं कि मेरी इनकम 50,000 से ज़्यादा, तो मैं उसको रेट देता हूँ कि 50% रिस्पोंडेंट मेरे ये कहते हैं कि उनकी जो इनकम है वो 50,000 से ज़्यादा है। वहीं अगर आप 5,000 की बात करोगे तो यहाँ पर 2,500 अगर लोग होंगे, तो आप 2,500 कभी मेंशन नहीं करते हो कि 2,500 लोग ये कहते हैं कि मेरा इनकम 50,000 से ज़्यादा है। क्यों?
उन 2500 को आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे कि उस विलेज की पॉपुलेशन कितनी है। और जब तक विलेज की पॉपुलेशन आपको नहीं पता होगी, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेज नहीं पता होगा, आपकी रिपोर्ट सही नहीं हो सकती, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें बेस डेटा पे जाना पड़ता है। तो आप इन जनरल एक चीज याद रखेंगे कि परसेंटेज इज अ रेट एट विच वी मेजर सम क्वांटिटीज, है ना। जैसे मैं बोलूँ मैं इनकम की सेविंग की बात करता हूँ, तो वो 1% हो गया कि जैसे मेरा इनकम अगर 5 लाख है, ठीक है, ये मेरा इनकम हो गया, तो इस 5 लाख को मैं क्या कंसीडर करता हूँ, 100%। अब मैं बोला इसका 10% मैं सेव कर रहा हूँ, तो तुम बोलोगे कि अगर ये 100% है तो इसका 10% अगर आप सेव करोगे तो आप 50,000 सेव कर रहे हो, है ना। तो ये एक रेट हो गया कि मेरा जितना भी इनकम है उस पर मैं 10% सेव कर रहा हूँ। अब मैं तो मेहनत करके कमा रहा हूँ 5 लाख रुपए, और सपोज करो मेरा एक फ्रेंड है और वो सिर्फ कमा रहा है 50,000 रुपीज पर मंथ, और उसने भी मेरे घर वालों से आगे बोल दिया कि मैं अपनी इनकम का 10% सेव करता हूँ, कि 5,000। मैंने अपने घर वालों को बोला जी मैं भी अपनी इनकम का 10% सेव करता हूँ, और वो बोले कि वो भी 10% सेव करता है। या फिर सपोज करो उसने 5 की जगह ना 10,000 सेव कर लिया। तुमको और मज़ेदार बात बताता हूँ, उसने 5 की जगह 10,000 सेव कर लिया, तो उसने बोला अंकल मैं तो 20% सेव करता हूँ अपनी इनकम का। पापा बैठ गए मेरे को लेके कि बेटा तेरा दोस्त है वो तो अपनी इनकम का 20% सेव कर रहा है, और एक तू है कि यहाँ पर 10% सेव कर रहा है। लेकिन पापा ये नहीं देखेंगे कि मेरी इनकम का 10% कितना है और उसकी इनकम का 20% कितना है। सेविंग देखो उसका सिर्फ 10,000 है, मेरा 50,000 है, लेकिन सिर्फ बेस डिफरेंट होने से ये डिफरेंस जो है हमारा सेविंग का क्रिएट हो रहा है। सॉरी, 1 मिनट जाओ। तो हमें ध्यान क्या रखना है इसमें कि आप कभी भी दो क्वांटिटीज जब होंगी, एक क्वांटिटीज दूसरा परसेंटेज, इनको कभी भी बराबर नहीं रखोगे। जैसे कई बार मैं वैल्यू बोलता हूँ कि एमआरपी जो है वो 100% है, तो मैंने इसका जो है 10% डिस्काउंट किया, तो तुम यहाँ लिखोगे 10%। तो वहाँ पर गलती पता है क्या कर देते हैं, कभी इसको 100 रुपये लिख लेते हैं तो यहाँ 10% लिख देते हैं, इसको 100% लिखेंगे तो यहाँ 10 रुपीज़ लिख देंगे। अरे वो एमआरपी कुछ भी हो सकता है, वो 5,000 भी हो सकता है एमआरपी, जरूरी थोड़ी वो 100 ही रुपये एमआरपी होगा। तो कुल मिला के यह है कि दो इस तरह की वैल्यू को आपको कभी भी सेम उस पर नहीं लिखना है। अब हमें लिखना कैसे है वो देखते हैं। ठीक है, कि होल को तुम 100% लिखोगे जहाँ पर क्वांटिटी आपकी 1 होगी। कोई भी एक होल जहाँ, इसको मैं बोलता हूँ कि फ्रैक्शन वाली चीज़ जब बात आती है तो वहाँ तुम्हारे लिए होल 1 होता है, परसेंटेज वाली बात जब आती है तो वहाँ पर होल हमारे लिए 100% होता है। अब जैसे अभी हम बात कर रहे थे फ्रैक्शन की, तो फ्रैक्शन में हमने देखा कि क्वांटिटी अगर हाफ है तो उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा, बोलो। 50%। जब भी तुमको हाफ की बात आएगी, चाहे वो 1/2 हो, चाहे वो 5/10 हो, चाहे वो 7/14 हो, है ना,
चाहे वो 20/40 हो, चाहे वो 1 लाख बाई 2 लाख हो, जब भी बात 1/2 की आएगी आपके पास हमेशा क्या होगा परसेंटेज इसमें 50%। अगर मैं बोलता हूँ कि क्वांटिटी 1/3 की जाए तो वहां पर कितना होगा? 33.33 को हम लिखते हैं 33 1/3%। अगर 1/4 होगी तो मतलब 100 को 4 पार्ट में बांटना है, दैट वुड बी 25%। 1/5 होगी 20%। 1/6 होगी 16 2/3%। 1/7 होगी तो ये तुम्हारा हो जाएगा 14 2/7%। 1/8 होगी तो ये होगा 12.5%। ठीक है, 1/9 अगर होगा तो ये हो जाता है 11 1/9%। और 1/10 अगर होगा तो हमारा हो जाता है 10%। वैसे ही अगर 1/11 होगा तो हमारा हो जाएगा 9 1/11%। और अगर 1/12 होगा तो हमारा हो जाएगा 8 1/3%। ये मैंने बहुत सारे लोगों को टेबल में करवाया है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इधर फ्रैक्शन वाली साइड में या क्वांटिटी वाली साइड में जैसे जैसे पार्ट जितने करते जाओगे उतने ही पार्ट तुमको यहाँ पर 100 के बनाने पड़ेंगे। मतलब अगर तुम यहाँ पर 1/2 कर रहे हो मतलब एक होल को हाफ कर रहे हो, तो यहाँ पर हाफ करोगे 100 का तो 50% होगा। यहाँ अगर होल का 3 कर रहे हो, 3 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और उसका एक पार्ट उठाओगे तो 1/3। वैसे यहाँ होल को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो यहाँ परसेंटेज को 4 से डिवाइड करोगे 100% को। यहाँ 5 से कर रहे हो तो 100 डिवाइडेड बाई 5 20। यहाँ 6 से कर रहे हो तो 100 डिवाइडेड बाई 6 तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से ना आपको एक पैटर्न मिल जाता है कि तो अप टू 1/12 का जो है ना हम एक टेबल बनवाते हैं। और क्योंकि ये सारे जो फ्रैक्शन है ना ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज फ्रैक्शन है कि आपको परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होंगे वहां पर इस तरह के फ्रैक्शन काफी बार पूछे जाते हैं। अब जैसे तुमसे बोलता है कोई कि फाइंड 14 2/7% ऑफ 147। ठीक है, तो अगर वैसे अगर नहीं पता आपको तो आप इसको चेंज करोगे 14 × 7 + 2 100/7% ऑफ 147 फिर इसको सॉल्व करोगे। मैं कहता हूँ अगर तुमको ऊपर वाले टेबल के अकॉर्डिंग 1/7 की इक्वल टू वैल्यू पता है 14 2/7 वुड बी इक्वल टू 1/7 तो आप डायरेक्टली 147 का अगर 1/7 कर दोगे ना इंटू 1/7 तो तुमको डायरेक्टली आंसर मिल जाता है 21। नो नीड टू सॉल्व। अब जैसे तुमको बोला कि ये सोचने वाली बात है, बोला कि फाइंड 33 1/3% ऑफ 12। तुमको अगर बोला 33 1/3% ऑफ 12 और इसको सॉल्व करने के लिए अगर मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है तो उसका मतलब ये है I am somehow blind in mathematics. I am just doing questions on some based on some concept. Actual में I am not getting what need to be get. ठीक है, तो उस तरह के केस में हम जो है ना इसका रीजन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। हम सिर्फ इनको सॉल्व करे जा रहे हैं बस अंधाधुन में। यहाँ पर इसको चेंज करना है, हमें बचपन से सिखाया है कि 33 × 3 + 1 मतलब 100/3 अपॉन में 100 × 12 करके सॉल्व कर दो, दैट्स ऑल। हमें ये नहीं पता हो क्या रहा है। अदरवाइज हमें अगर ये पता हो कि 33 1/3 की जो वैल्यू है वो 1/3 होती है तुमको क्वेश्चन देखने से पहले पता चल जाना चाहिए कि इसका आंसर 4 होगा। ठीक है ना। Yes. अब जैसे तुमको बोला कि इसी तरह से उल्टा भी कोई कर सकता है, ये तो परसेंटेज पूछने वाली बात होगी। तुमसे किसी ने पूछा 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32, तुम लग रहे हो इसको सॉल्व करने तो तुमको तुरंत दिखना चाहिए कि 1/4 मतलब 25%। 20 इज व्हाट परसेंट ऑफ 90, तुमको दिखना चाहिए तुरंत 2/9, तो
1/9 का वैल्यू तुमको पता ही होता है, ये रहा 11 1/9, तो 2/9 का उसका डबल हो जाएगा। जैसे 11 1/9 है, तो 2/9 के लिए इसको 2 बार ऐड कर देते हैं, तो 11 + 11 22, 22 2/9 2 और 22 2/9%। तो ये टेबल ना तुमको बहुत सारी जगह हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आपको सभी तरह के क्वेश्चन में हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत जगह पे हेल्प करता है। तो ये बात बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ये है कि आप इसको अगर यूज़ करते रहते हैं तो ठीक है। तो ये तो एक नॉर्मल सा हो गया। दूसरा, हम परसेंटेज फाइंड करने के लिए एक छोटा सा मेथड यूज़ करते हैं। नॉर्मली तो सब लोग फॉर्मूले लगाते हैं, पर हम कोशिश ये करते हैं कि जैसे अगर तुमको एक बड़ा नंबर गिवन है 48579, ऐसा कोई नंबर गिवन है, और ये नंबर इज इक्वल टू 100%, क्योंकि मैंने तुमको बताया क्या यहाँ पर, कोई भी नंबर जो परसेंटेज के टर्म में होल कितना होता है 100%। तो अगर ये मैंने तुमको एक होल नंबर बताया मीन्स इट इज 100%। तो अगर तुम इसका 10% निकालना चाहते हो तो जस्ट एक डेसिमल अंदर शिफ्ट करना होता है। 48579 के बीच में यहाँ पर एक डेसिमल आ जाएगा, तो मतलब 10% की वैल्यू हो जाएगी आपकी 4857.9। वहीं अगर तुमको कोई 1% निकालने के लिए बोलता है तो आप 1% के लिए 2 डेसिमल अंदर शिफ्ट करेंगे इस तरह से। 0.1% निकालने के लिए बोलता है तो 3 डेसिमल शिफ्ट करोगे, 48579, ये 48.579 हो जाएगा। और इस एक छोटा सा जो पैटर्न तुमको मिला है, इस छोटे से पैटर्न से आप बहुत सारे परसेंटेज की वैल्यूज जो है वो बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो। अभी जैसे कल जो लोग डीआई की क्लास में क्वेश्चन कर रहे थे, या आप डीआई में यूजुअली करते हो, तो वहाँ पर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप जो है बार बार छोटे छोटी परसेंटेज वैल्यू को निकालने के लिए जो है वो इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल करो। जैसे हमारा डीआई में क्या था कि टोटल आपको दिया हुआ है 6000। अगर मैं तुमको बोलूँ 6000 का 18% कितना होता है, 20% कितना होता है, 23% कितना होता है ना, 45% कितना होता है, 99% कितना होता है, 84% कितना होता है, ठीक है, 69% कितना होता है। तो ये सब तरह की वैल्यूज अगर तुमको 6000 की निकालनी है तो यू शुड बी वेरी क्विक इस टाइप के नंबर में, खासकर ये कैच करने के लिए कि इसका वैल्यू कितना होने वाला है। अब मेथड अगर आप ये चलाते हो तो थोड़ा सा काम आसान हो जाता है। अब जैसे मुझे 18% का वैल्यू अगर निकालना है, तो 18% ऑफ 6000 अगर तुमको निकालना है तो तुम क्या करो, 10 + 10 कर लो। ये तो हो सकता है ना कि तुमको पता चलेगा 20% का वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1200। अब मुझे तो सिर्फ 18% चाहिए, तो इसका मतलब मुझे इसमें से 2% का वैल्यू कम करना पड़ेगा। अब तुमको पता है कि 10% का वैल्यू 600 है, तो 1% का कितना होगा 60, और 2% का कितना हो जाएगा 120। इसमें से माइनस करोगे तो ये बचेगा 1080। वैसे ही 20% निकालने के लिए तो तुरंत बता दिया हमने, ये कितना होगा 1200। ये 20% के लिए हो गया 1200। अगर 23% निकालना है तब हम क्या करेंगे कि 20% का तो वैल्यू 1200 है ही, प्लस 3% का और निकाल लो। और 3% निकालने के लिए पहले आपको 1% का वैल्यू पता होना चाहिए। क्यों, अब 2 डेसिमल अंदर शिफ्ट करते हो तो 1% का वैल्यू अगर 60 है तो 3% का कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ इसको ऐड कर दो तो 1380 हो गया। अब जैसे 45% है, तो 45% के लिए आप क्या कर सकते हो बताओ। आप ऐसा कर सकते हो या है 50 - 5। 50 - 5 कर दो, क्योंकि 50% तो इसका सीधा सीधा हाफ होगा 3000, और 5% का वैल्यू कितना होगा, अगर 10% का 600 है तो 5% का होगा 300, तो ये डायरेक्ट हो गया 2700। ठीक है। वैसे तुमको 99% का बोला है। अब तुम सोचो अगर यही तुमको 99/100 इंटू 6000 करते हैं, तो ये तो आसान है, मैंने 100 काटा तो 99 × 6 कर दिया।
लेकिन तुम सोचो, अगर तुमको बोला होता है कि 99% ऑफ दिस नंबर 48579, तब तुम क्या करते सोचो? दिक्कत होती ना थोड़ी सी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि तुमको यहाँ से ये 2 जीरो हटा के डेसिमल इधर लगाने पड़ते 2 बार, अब तुमको इनको आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन अगर हम थोड़ा सा भी इंटेलिजेंस यहाँ यूज़ कर दें, तो मैं ये भी तो कर सकता हूँ ना कि इस पूरे होल में से अगर 1% में माइनस कर दूँ, 48485.79 अगर माइनस कर दूँ होल में से, तो भी तो मेरा 99% आ जाएगा ना। वहाँ मैं क्या करूँगा, 48579 माइनस 485.79, तो 485.79 इसको माइनस करके जो भी वैल्यू आएगा वो आंसर हो जाता है हमारा। तो यहाँ तो फिर भी बहुत इजी है, यहाँ तो तुमको देखते ही पता चल जाना चाहिए कि होल में से 1% का वैल्यू अगर तुम माइनस करोगे तो बनेगा 5940। अगर 84% निकालना हो तो क्या करेंगे, 16% निकाल के माइनस कर दो, या फिर 80% निकाल लो और फिर 4% निकाल लो, बात तो एक ही है ना। तो जैसे हमें 16% निकालना ज़्यादा इजी दिखता है, तो 10% का वैल्यू 600, 5% का वैल्यू 300, तो 15% का कितना हो गया 900, और 1% का वैल्यू 60 और। तो मतलब ये कि 6000 में से 960 तुमको माइनस करना है, तो तुम्हारा यहाँ आंसर कितना आ जाएगा 5040। वैसे यहाँ तुमको अगर 69% निकालना है तो तुम वहाँ क्या करोगे, पहले निकालो 50%, तो 50% का वैल्यू 3000, फिर निकालो 20%, 20% का वैल्यू 1200, टोटल इनका कर दो कितना हो गया 4200। अब हमें तो 69 चाहिए, 70 थोड़ी चाहिए, तो इसमें से 1% का वैल्यू आप 60 माइनस कर दो, तो हमारा बन जाएगा 4140। तो इस तरह से ये दो दो टेक्निक जो मैं बताया ना, एक तो ये फ्रैक्शन से परसेंटेज वाली और एक ये वाली, ये तुमको ऑलमोस्ट ना ज़्यादातर जो क्वेश्चन तुम सॉल्व करने वाले हो ना परसेंटेज रिलेटेड, उनमें से 60 70 80% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं दो से सॉल्व हो जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपना थिंकिंग प्रोसेस इस पर लगाते हो। थोड़ी सी मेहनत चाहिए होती है शुरू शुरू में, नंबर उतने आसानी से विजुअलाइज होते नहीं है, एंड वंस यू स्टार्ट विजुअलाइज ना, तो वहाँ पर फिर तुमको ना ऐसा लगता है, बगल वाला ये सोचता है ये जादू हो क्या रहा है। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जैसे अभी मैं क्लास डेली ले रहा होता हूँ, तो जैसे कल भी और बाकी क्लास में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट जो तुरंत तुरंत कैलकुलेशन बताते हैं बिना कैलकुलेटर के, ये इतना होगा, वो उतना होगा, वो उतना होगा, है ना। तो वो सिर्फ इसी वजह से बता पाते हैं क्योंकि उनको एक पैटर्न पता है कि वो पैटर्न हमें क्या फॉलो करना सिखाता है, और वो पैटर्न यही होता है और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद में अब बात करते हैं प्रॉब्लम्स इन परसेंटेज क्या होती हैं। देखो, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज एक अलग चीज है, अब प्रॉब्लम्स इन परसेंटेज जो है वो, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज में अभी बात नहीं करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पे हमें प्रॉपर क्लास चाहिएगी एक, वो हम प्रोबेबली नेक्स्ट टाइम रखेंगे। ठीक है, तो आज मैं बात कर रहा हूँ प्रॉब्लम ऑफ परसेंटेज। मतलब होता क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशन आर देयर ऑफ परसेंटेज। आप जानते हो, मैंने तुमको बताया कि एक प्रॉफिट लॉस में, प्रीमियम में, टैक्स में, इलेक्शन में आप कम्युनिटी सर्वे करते हो, पॉपुलेशन बताते हो, जेंडर्स डिफाइन करते हो, किसी भी तरह का कोई भी सर्वे हो रहा है, हेल्थ केयर प्रॉब्लम बताते हो, कंट्री का जीडीपी बताते हो, किसी का इनकम इंक्रीज बताते हो, है ना, कंट्री का इकोनॉमी बताते हो। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कोई लिमिट नहीं है कि परसेंटेज के इतने सारे नंबर ऑफ एप्लीकेशन हो सकते हैं। उसमें से हमारा क्या है, कुछ लिमिटेड हम जो हमें पढ़ना होता है वो सिर्फ जो एग्जाम्स में आता है, वो बहुत ज़्यादा होते नहीं है, उनमें से कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे मतलब के होते हैं, बाकी जो है वो मैनेजमेंट वालों के लिए छोड़ दिए होते हैं, कुछ मैनेजमेंट वालों के लिए, कुछ इकोनॉमिक्स वालों के लिए, और कुछ स्टैटिस्टिक्स वालों के लिए, तो उतना हमें डिटेल में इसमें क्या पूछता है सबसे ज्यादा परसेंटेज में? वो बताएंगे। इसमें क्या पूछता है ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन सिलेबस में क्या क्या आता है वो हम
कवर जो करवाते हैं वो एक होता है प्रीमियम, इंश्योरेंस पे प्रीमियम होता है, टैक्सेबल परचेज होता है, नॉन टैक्सेबल होता है, कम्युनिटी सर्वे के क्वेश्चन पूछता है, पॉपुलेशन के, इन्फ्लेशन के, डिफ्लेशन के, इलेक्शन के कंसेप्ट पूछता है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारा कुछ मिक्सचर से कुछ क्वेश्चन पूछता है, वेन डायग्राम से कुछ पूछता है, इवन प्रॉफिट लॉस भी इसी का एप्लीकेशन होता है, SICI भी इसी के ही एप्लीकेशन है, परसेंटेज के भी। तो ये कुछ लिमिटेड हमें जो है वो पढ़ने होते हैं, तो उसका तुम टेंशन मत लो, जो जो पूछेगा वो हम बताएंगे। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि ये जितनी भी सारी एप्लीकेशंस होती हैं परसेंटेज की, ये जितनी भी सारी एप्लीकेशन है वो सारी एप्लीकेशन ना यहाँ पर प्रॉब्लम पर परसेंटेज जो है वो उसको मैं 3 में डिफाइन करूँगा, और इन्हीं 3 प्रॉब्लम्स के बेस पे ये सारी प्रॉब्लम मतलब एप्लीकेशन जो है वो डिफाइन होती हैं। क्यों हम हमेशा ये गलती कर देते हैं कि क्वेश्चन जो है ना वो 3 तरह से पूछा होता है, और वही ये 3 प्रॉब्लम की बात करूंगा मैं यहाँ पर ना। जैसे एक क्वेश्चन तुमको पूछेगा, और ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अगर यहाँ गलती करोगे तो परसेंटेज में सब जगह गलती होगा। पहला क्वेश्चन जैसे तुमको पूछा, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं वो है, ऐसे बोला फाइंड 99% ऑफ 48579। ठीक है, ये टाइप 1 से इस तरह की प्रॉब्लम को पूछ सकता है। टाइप 2 से अगर तुमको पूछेगा, वो ये पूछ सकता है कि जैसे तुमको बोला कि 327 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000। अब ये तो हम बहुत देर से सॉल्व कर ही रहे हैं। एक ये भी मैं बताया था ना, जैसे तुमको बोला था मैंने कि 8 इज व्हाट परसेंट ऑफ 32, वो 1/4 होता है, और हम लिखते हैं उसको 32%। तो ये एक अलग तरह का क्वेश्चन होता है ये वाला। तीसरी जो प्रॉब्लम हमारी होती है वो सबसे मेन होती है, सबसे ज़्यादा यूज इसी का ही है। आगे जब आप प्रॉफिट लॉस वगैरह या अदर चैप्टर्स में उसमें जाओगे, अदर एप्लीकेशंस ऑफ परसेंटेज में, तो सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ है ना वो इस वाली प्रॉब्लम में होती है। तो वहाँ पर होता क्या है कि तुमको गिवन होता है इफ़ 45% ऑफ ए नंबर इज 810, व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो वहाँ गलती क्या कर देते हैं बहुत सारे लोग ना, इस 810 का ही 45% निकाल देते हैं। लेकिन सोचने वाली बात ये है, जब जिस नंबर का मुझे पूरा नंबर ही नहीं गिवन है, नंबर इज बेसिकली व्हाट, होल, और होल कितना परसेंट होता है, 100%। तो जब तक मुझे होल नंबर ही नहीं पता है, मैं उसका 45% कैसे निकाल सकता हूँ। तो गलती हम ये करते हैं ना, इसका निकाल देते हैं। तो हमें क्या करना होता है इन तीनों तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, कि ये पहले वाली जो प्रॉब्लम है, एक तो जो मैं ये बता रहा हूँ पीछे से अभी तक तुमको जो सॉल्व करने का तरीका मैं बताया हूँ, ये सारे मेथड या फिर ये सब तरह के मेथड, या तो आप उससे सॉल्व करो अगर आपको लगता है, और अगर सुटेबल वो नहीं हो पा रहा है, तुमको लगता है कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तब तुम यही करो कि 99% ऑफ 48579। ये हो गया हमारा टाइप 1 को सॉल्व करने का। दूसरा क्या है कि अगर तुमको पता है 327 आउट ऑफ 1000, इससे आ जाएगा तुम्हारा पार्ट, और इस पार्ट को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 100 कर देना, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू पता चल जाएगा कि 327 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 1000। तीसरा जो क्वेश्चन है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ तुम इस 45% को इक्वल टू 810 रखते हो। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 1% का वैल्यू निकालना हो तो 810/45, और अगर 100% का तुमको वैल्यू निकालना है तो तुम निकालोगे 810/45 इंटू 100। ये 9 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, फिर 9 9 जा 81 और 2 18। वहाँ पर तुम्हारा आंसर जो है ना वो 1800 होता है। लेकिन गलती हम क्या कर देते हैं, हम इस 810 का 45% निकाल देते हैं।
तो ये 3 टाइप की प्रॉब्लम को आपको जो है डिफ्रेंशिएट करके अगर सॉल्व करोगे तो किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो आने वाली है नहीं। तो अभी जैसे मैं कुछ 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, फिर देखोगे आपके इन्हीं सबसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही होंगी। अब जैसे ये दिख रहा है सबको, शीट दिख रहा है। Yes, sir. अब जैसे यहाँ पर तुमको जो शीट गिवन है, इसमें जितनी भी प्रॉब्लम है वो उन 3 टाइप के अलावे नहीं हो सकती। इवन कहीं भी जाके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उन 3 के अलावे वो नहीं होंगे। अब जैसे तुमको ये बोलता है कहीं भी, मतलब 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, कौन सा प्रॉब्लम है? First one. सेकंड वाला। 327 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000। तो ये चीज तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर तुमको बोला फाइंड 99% ऑफ 48579, मतलब यहाँ तुमको इस पार्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ तुमको पार्ट की वैल्यू गिवन है, यहाँ तुमको उस पार्ट की परसेंटेज फाइंड करनी है, परसेंटेज ऑफ पार्ट। तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तुमको परसेंटेज भी गिवन है, पार्ट भी गिवन है, क्या फाइंड करना है? नंबर। भाई ये 3 चीजें अगर समझ आ जाती हैं तुमको पता चल जाएगा कि किस प्रॉब्लम में क्या है और क्यों है। तो जैसे मैंने बोला 12 इज व्हाट परसेंट ऑफ 144, तो तुमको तुरंत दिखना चाहिए 1/12 होता है ना। और 1/12 वो इंटू 100 अगर करेंगे तो वो आ जाती परसेंटेज वैल्यू मेरी 8 1/3%। अब जैसे बोला 72 इज 9% ऑफ व्हाट नंबर, ये कौन सा प्रॉब्लम है? थर्ड वाला। थर्ड वाला, क्योंकि यहाँ हमें नंबर फाइंड करना है। 137.5% ऑफ व्हाट नंबर इज 55, यहाँ भी मुझे थर्ड नंबर वाला। फाइंड करना है। तो जहाँ भी मुझे नंबर फाइंड करना होगा वो मेरी थर्ड प्रॉब्लम होगी। जहाँ मुझे परसेंटेज फाइंड करना होगा, फाइंड 62% ऑफ 350, वो मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम होगी। और जहाँ बताना होगा कि वन पार्ट जो है वो अदर का कितना पार्ट होता है, वो मेरी सेकंड वाली प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब इसी तरह से अगर तुम सॉल्व करने लगो, जैसे 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8, तो कितना होगा बताना जरा। 50%। 200%। 16 डबल है ना 8 का। सॉरी सॉरी। उसने बोला जैसे 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8, तो डबल है ना, 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200। तो हमेशा ये भी ध्यान रखना कि बेस में कौन सा वैल्यू आना है। यहाँ जैसे बोला कि फाइंड 62% ऑफ 350, तो हम यही तो करेंगे ना कि 3 बेस में क्या लाएंगे, 62/100 इंटू 350, है ना। तो उसी के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा हमको कि जब पूछा 16 इज व्हाट परसेंट ऑफ 8, तो ये सेकंड वाला प्रॉब्लम है। जैसे यहाँ बोला 327 इज व्हाट परसेंट ऑफ 1000, तो जिसके कंपैरिजन में बात करता वही बेस में आएगा। तो यहाँ पर तुम्हारा ये हो गया। अब बोलता फाइंड 75% ऑफ 2000, तो जरूरी थोड़ी 75% फाइंड करना, आप 25% निकाल के भी माइनस तो कर सकते हो ना। और इसका 25% कितना होता है 2000 का? 500, 1/4। 3/4 भी निकाल सकते हो। आप 3/4 भी निकाल सकते हो, या 1/4 का वैल्यू माइनस कर दोगे तब भी आ जाएगा। तो हम कैसे भी कर सकते हैं। अब जैसे ये जो मैं थर्ड वाला प्रॉब्लम बता रहा था ना, वो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। क्वेश्चन नंबर 12, after heating a metal rod has expanded 3% to 15.45%, what was the original length? तो यहाँ गलती क्या करते हैं, बोलते एक रोड जो 3% से एक्सपेंड होके टू 15.45 बन जाती है, तो उसका ओरिजिनल लेंथ कितना रहा होगा?
तो यहाँ गलती यही हो जाती है कि इसका 3% माइनस कर देते हैं हम ना। 103% भी होगा। यस, तुमको रखना पड़ेगा कि ओरिजिनल लेंथ अगर 100% रहा होगा, 3% से अगर लेंथ बढ़ा रहे हो आप, ठीक है, तो इसको आपको 103% के इक्वल रखना पड़ेगा। मतलब स्टेटमेंट आपका थर्ड वाला बनेगा, इफ 103% ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू 15.45, तो वहां पर आपको नंबर फाइंड करना होता है। तो थर्ड वाला प्रॉब्लम बन गया ना, तो वहां तुम क्या करते हो, 15.45 डिवाइडेड बाई 103 इंटू 100 कर देते हो। और इसको सॉल्व करने के बाद तुम्हारे पास जो ओरिजिनल लेंथ आएगी वो आएगी 15, जो भी सेंट यूनिट कुछ भी हो वट एवर, यहाँ पर लेंथ आपकी आएगी 15। और अगर तुम इसका 3% माइनस कर देते हो तो हो जाती है फिर गड़बड़। तो फिर आंसर आपका 15 से कम आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को जो है हमेशा हमें ध्यान रखना है। अब एक बार जैसे 16 भी बता देना। the all sales paper in the S junk store receipt, ये तो बहुत आसान है। मैं 260 रुपये तो फिक्स मिल रहा है, 2% कमीशन मिलता है, कमीशन मिलता है सेल पे, तो उसमें वही हो गया ना, फाइन 2% ऑफ 1975, उसको ऐड कर दो उसमें, तो इसकी इनकम होगी। इसमें 1975 का 2% निकाल लेंगे। तो कमीशन तो उसी में मिलता है ना, सेल्स में। जैसे बोलता है कि 260 तो फिक्स है और 2% का कमीशन है, और कमीशन सेल पे होता है। तो होता है 1975 का अगर सेल कर रहा है तो उसका इनकम कितना होगा, तो इसका 2%, 1% कितना होगा, 19.75, 2% इसका डबल हो जाएगा। 19 का डबल करोगे तो 38, 0.7 का डबल करोगे तो 1.5 हो जाएगा, दोनों को ऐड करोगे तो 39.5। अब मुझे बताओ, तुमको कमीशन भी मिला है और तुमको सैलरी भी मिला है, तो टोटल इनकम तो दोनों से बनता है ना, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 299.5। ठीक है सर। जैसे बोलता है, इफ यू आंसर 37 प्रॉब्लम करेक्टली ऑन ए 42 क्वेश्चन टेस्ट, व्हाट परसेंट स्कोर वुड यू रिसीव। ये कौन सा प्रॉब्लम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? बोलो। सेकंड वाला के 32 इज व्हाट, 37 इज व्हाट परसेंट ऑफ 42। अब जैसे बोलता है, एन आइसक्रीम ट्रक बिगेन इट्स डेली रूट विद 95 गैलन्स ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, बोलता द ट्रक ड्राइवर सोल्ड 78% ऑफ द आइसक्रीम, हाउ मेनी गैलन्स ऑफ आइसक्रीम वर सोल्ड। कुछ नहीं करना है इसमें, क्या करना है, फाइंड करना है 78% ऑफ 95, बस। ठीक है, हो जाएगा ये। सर ये टाइप ए है ना, टाइम ए 78% इज इक्वल टू 95। हेलो। हाँ, मतलब फाइंड 78% ऑफ 95, यही क्वेश्चन है, फर्स्ट वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर पूछता कि हाउ मेनी गैलन्स ऑफ आइसक्रीम वर रिमेन अनसोल्ड, तब हम क्या करते हैं, 22% ऑफ 95 फाइंड करते हैं। सर सॉल्व करके दिखाओ एक बार। ई तुम फाइन भेजना, इसके लिए मैं सॉल्व करूँ। सेवेंटी 78% ऑफ 95, ये हो गया सॉल्व। वैसे अगर निकालना है तुमको तो तुम वैसे भी कर सकते हो कि पहले 22% का वैल्यू निकाल के माइनस कर दो इसमें से। तो जैसे 10% इसका होगा 9.5, फिर से 10% 9.5 होगा, 1% कितना होगा, 9.95। तो ये 10% का वैल्यू हो गया, ये वाला भी 10% का वैल्यू हो गया, और 1% का वैल्यू कितना होगा, 0.95 इंटू 2, वो हो जाता है 1.90। तो तुम टोटल देखो, 9.5 इंटू 2 करोगे तो 19 हो जाएगा, प्लस
1.90, मतलब इतना नहीं सोल्व हुआ है। तो 95 में से माइनस कर दोगे अगर 20.90, तो तुमको पता चल जाएगा कि 78% उसका कितना होगा, क्योंकि आपने होल में से 22% माइनस कर दिया। बताओ कितना आएगा ये? 74.10। 74.10। तो इवन मतलब आगे आप क्या करोगे, जैसे अगर ये शीट सॉल्व करते हुए जितना ज़्यादा आप मतलब थोड़ा सा अपना थिंकिंग प्रोसेस बढ़ाने की कोशिश करोगे ना, उतना ही वो आगे जाके हेल्प करता है। अब होता है क्या, शुरू शुरू में हम क्या करते हैं ना, हमें लगता है यार क्वेश्चन बड़े आसान है, कैलकुलेशन ऑफ फॉर्मूला बेस्ड भी कर लेंगे तो क्या ही हो गया, ऐसे तो पढ़ाने वाले तो बताते ही हैं। तो अब होता क्या है ना कि एक टाइम ना तुमको थोड़ा सा कंफर्टेबल लगता है, फिर आप थोड़ा सा एक लेवल और ऊपर चढ़ते हो ना, वहाँ जाके तुमको लगता है कि हाँ यार अब थोड़ा सा डिफिकल्ट लगने लगा। और फिर जब आप जाके एक्चुअल में जो कैलकुलेशन का, जिसको वो बोलते हैं ना कैलकुलेशन का मंदिर, वो कहलाता है डेटा इंटरप्रिटेशन। वहां पर फिर धज्जियां उड़ जाती हैं उन लोगों की जो ज्यादा फॉर्मूला डिपेंडेंट होते हैं। हालांकि उसको धज्जियां उड़ना नहीं कहेंगे हम, हो वो भी जाता है सॉल्व, पर थोड़ा सा टाइम ले जाता है आप लोगों का ज्यादा ना। अब तुम सोचो ना, जैसे अगर तुमको 4 फ्रैक्शन दे दी जाए, 1/5, 1/7, 1/6, 4/5, अगर तुमसे कोई पूछे, सॉरी, इनमें से सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, तो क्या बताओगे? 1/7। 1/7। 1/7। तो तुमको थोड़ा सा लॉजिकली ये बात पता है कि तुम 7 में से एक पार्ट अगर उठाते हो तो 1/7 सबसे छोटा होगा। क्यों? क्योंकि तुम होल के 7 पार्ट कर रहे हो और एक पिक कर रहे हो, तो 1/7 सबसे छोटा हो गया, और सबसे बड़ा हो जाएगा 1/4, क्योंकि 4 में से एक ही पार्ट मिल जा रहा है। वहीं अगर तुम शायद इस प्रोसेस को अगर नहीं कर पाओगे, या तुम अगर बचपन से फॉर्मूला डिपेंडेंट या स्कूल टाइम से फॉर्मूला डिपेंडेंट हो, तब आप शुरू कर देते हो ये वाला काम कि यहाँ पर नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के 0, यहाँ इंटू 2 करो तो 10 हो जाएगा, इसका रिमाइंडर 0। मस्त सजा के अगर करते हैं लोग इसको ना, यहाँ रखते हैं 1, सॉरी यहाँ 7, यहाँ 1। अब बोलेंगे ना जाएगा तो 0, 0 लगा लो, 7 1 जा 7, बचा 3, फिर 0 लगा लो, 7 4 जा 28। और इसको मस्त से अपना करते रहते हैं, 2 3 डिजिट तक निकाला, फिर इसका सॉल्व करेंगे, फिर इसका सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर तुम्हें फ्रैक्शन का एक डेफिनेशन पता चल गया कि फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ ए होल, तो तुमको पता चलेगा कि जिस भी होल को तुम ज़्यादा पार्ट में डिवाइड करोगे और उसका जब एक पार्ट पिक करोगे वो होगा सबसे छोटा, और जिस भी होल को तुम जितने कम पार्ट में डिवाइड करोगे और उसका अगर एक होल उठाओगे तो वो होगा सबसे बड़ा, है ना? Yes. तो हाँ, तो कोशिश ये करो हमेशा कि हमें जो है अपना हमेशा जो प्रोसेस है वो मांझते रहना, जैसे हम ब्रश करते हैं ना डेली दांत साफ करने के लिए, ऐसे दिमाग को साफ करने के लिए ना ये एक तरह का ब्रश ही है कि जितना ज़्यादा आप सोचोगे चीज़ों को उतना वो साफ होता है, पता है? अब जैसे ये फ्रैक्शन है आपको 29/60, 11/24, 39/80, 99/200, इसमें से सबसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द बेस्ट परसेंटेज। तो बेस्ट परसेंटेज का मतलब सबसे बड़ा कौन सा होगा, बताओ? बताओ बताओ जल्दी। बताना सबसे बड़ा। So 11/12. 11/24? नहीं, ऐसा नहीं होता है यहाँ पर। 99/200. 99/200 होता है। अब ये मैं तुमको बताऊंगा कैसे होता है। जैसे ये 29/60, 11/24, 39/80, इसको एक बार लिख लेते हैं। बताना जरा क्या क्या था। 29/60, 11/24,
और क्या था 99/200। 39/80 और 99/200। अब हो क्या रहा है ना, यहाँ पर ना सबके जो न्यूमरेटर है ना वो अलग अलग है। ये जिसने जो 11/24 बोला था ना, उसको मैं बताता हूँ कि सबके न्यूमरेटर ना अलग अलग हैं। तो उन अलग अलग न्यूमरेटर पे आप ये नहीं बोल सकते कि जिसका बेस सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ी होगी। हमें देखना क्या पड़ता है कि अगर न्यूमरेटर सेम है तभी हम बता सकते हैं कि जिसका बेस सबसे छोटा होगा वो वैल्यू सबसे बड़ा होगा। सर हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि जिसका सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का, उसकी परसेंटेज सबसे ज्यादा होगी। नहीं, खैर इसको भी हम नहीं सजेस्ट करेंगे कि तुम ऐसा करो, क्योंकि परसेंटेज आपका जो है ना बेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। अब तुम सोचो ना, जैसे अगर मैं बोलूँ ये 2/, मतलब सपोज करो 3/4, हम्म। तो ये तुम्हारा हो गया 75%। ठीक है। और वही मैं तुमको बोलूँ कि एक मिनट जरा, 3/10, तो इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होता है 10, सॉरी 30%। 3/10 इंटू 100 करेंगे तो 30% होगा। तो अब तुम इन दोनों का डिफरेंस देख रही हो तो 7 है, इन दोनों का डिफरेंस देख रही हो तो 1 ही है। तो इसका मतलब तो परसेंटेज ये वाली बड़ी आनी चाहिए तुम्हारे हिसाब से, तो है ना। तो उस तरह से हम नहीं सजेस्ट करेंगे तुमको ना, तो उससे मत देखो। देखो इसमें एक यूनिक जो इस फ्रैक्शन, इस तरह के जब भी क्वेश्चन आते हैं इनमें जो एक यूनिक चीज होती है वो पता क्या होती है, कि ये सब जो है ना हाफ से एक छोटे हैं, है ना। 60 का हाफ 30 उससे एक छोटा, Yes. 24 का हाफ 12 उससे एक छोटा, 80 का हाफ 40 एक छोटा। तो तुम उस एक की ही अगर वैल्यू निकाल लो ना तो तुमको पता चल जाएगा कौन सा छोटा है बड़ा है। ठीक है। और ये एक जो है हमें कम करना है, हाफ में से कम करना है ना। अब तुम एक बात बताओ कि अगर तुमने एक किसी भी पिज्ज़ा को 60 पार्ट में डिवाइड किया छोटे छोटे, और उसमें से एक पार्ट पिक कर लिया, दूसरे पिज़्ज़ा को तुमने छोटे छोटे 24 पार्ट में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट पिक कर लिया, तीसरे को तुमने 80 में डिवाइड किया इस तरह से, ठीक है, और उसका एक पार्ट पिक किया, चौथे को तुमने 200 पार्ट में डिवाइड किया और उसका तुमने एक पार्ट पिक किया। अब तुम ये बताओ इसमें सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होगा? 1/24 होगा। 1/24। और सबसे छोटा कौन सा होगा? 1/200। 1/200। अब तो एक तो बात ये होगी। अब जब मैं ये सारे पार्ट एक एक निकाल लेता हूँ तो रिमेनिंग वाला पार्ट कौन सा सबसे बड़ा बचेगा? जो रिमेनिंग वाला है वो सबसे बड़ा कौन सा बचेगा जिसमें से मैं सबसे छोटा पार्ट निकालूंगा? 99/200। यस, जिसमें से मैं सबसे छोटा पीस निकालूंगा उसका रिमेनिंग वाला लार्जेस्ट बचेगा, है कि नहीं? बताओ अगर किसी को डाउट है इसमें तो। और जिसमें से मैं सबसे बड़ा पीस निकालूंगा उसका रिमेनिंग सबसे स्मॉलेस्ट बचेगा, और हमें रिमेनिंग वाला ही बताना है वहां पर। तो उस केस में होता है क्या कि लार्जेस्ट फ्रैक्शन जो है ना वो बनता है 99/200 का, और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जो है ये बनता है। और ये जो है ना इस तरह से बहुत कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चन ना इस टाइप के। तो ऐसे क्वेश्चन ना कुछ प्रैक्टिस करना तुम लोग ना, शीट में आई डोंट थिंक होंगे कि नहीं होंगे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे, लेकिन मैं क्या करूँगा एक ग्रुप में शायद आप लोगों को कुछ क्वेश्चन डाल दूंगा, ठीक है। सर उस क्वेश्चन में रिमेनिंग बेस्ट परसेंट पूछा था। रिमेनिंग 10% नहीं पूछा था। अरे ये बोला 99/200, 39/80, 11/24, 29/60। तो हम जब हाफ में से एक कम कर रहे हैं तो हमें रिमेनिंग वाला ही तो बताना है ना। हाँ। मैंने हाफ में से एक कम की वैल्यू देख ली सबकी कितनी होगी, मुझे पता चला ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी और ये सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी। तो जिस भी पार्ट के हाफ में से तुम सबसे छोटा वैल्यू कम करोगे उसका रिमेनिंग सबसे बड़ा बचेगा ना। हाँ। इसका सबसे बड़ा वाला पार्ट निकालोगे उसका रिमेनिंग सबसे छोटा बचता है, ठीक है।